Hello friends, welcome back on my YouTube channel Study Samvad. Friends, I am Ravi Ronit and today I am going to teach you another lesson from 12th class Rainbow Part 2 Prose section. Friends, today's lesson is the earth, यानी कि धरती या पृथ्वी या खेत या जमीन। लेकिन यहाँ पर जो दी अर्थ का जो मीनिंग बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा खेत या जमीन। ये लेसन जो है H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। तो इससे पहले कि हम लोग लेसन पर चले, सबसे पहले अबाउट द ऑथर सेक्शन में चलेंगे और राइटर के बारे में कुछ समझते हैं, जानते हैं। तो आइए चलते हैं अबाउट द ऑथर सेक्शन में। लेकिन एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा कि आज का ये जो वीडियो है लंबा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, चूँकि लेसन बहुत ही बड़ा है। लेकिन एक बात का मैं विश्वास आपको दिलाना चाहूँगा कि लेसन है काफ़ी इम्पोर्टेंट। आप अंत तक इस लेसन पर बने रहेंगे और चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे, लेसन को अच्छी तरह से समझेंगे। एक शॉर्ट स्टोरी, एक बहुत ही अच्छी कहानी है। तो इससे पहले कि हम लोग लेसन की शुरुआत करें, चलेंगे अबाउट द ऑथर सेक्शन की ओर। तो H.E. बेट्स 1905 टू 1974, यानी H.E. बेट्स का जन्म 1905 ईस्वी में, जबकि इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। बोर्न एट नॉर्थहैम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड, इनका जन्म नॉर्थहैम्पटन नामक जगह पर हुआ था। और ये नॉर्थहैम्पटन है कहाँ? तो सेंट्रल इंग्लैंड में है, यानी कि मध्य इंग्लैंड में है। वॉज वेल एक्वेंटेड विद द इंग्लिश कंट्री साइड, वे पूरी तरह से परिचित थे। कहाँ से? तो इंग्लिश कंट्री साइड, यानी कि इंग्लैंड के देहात से, यानी कि इंग्लैंड के देहात से पूरी तरह से क्या थे? परिचित थे। स्पेशली द पीजेंट्स हु लिव्ड देयर, और विशेष तौर से उन किसानों से जो गाँव में रहा करते थे, देहातों में रहा करते थे। ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक जाने माने लघु कहानीकार। ही वर्कड फॉर सम टाइम एज ए जर्नलिस्ट, उन्होंने कुछ समय तक जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार के रूप में भी काम किया था। हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, उनका फर्स्ट नोवेल तब पब्लिश हुआ था जब वे मात्र 21 ईयर के थे, 21 साल के थे, तभी इनका फर्स्ट नोवेल पब्लिश हो गया था। He wrote many short stories about airmen and their adventures based on his experiences in the Royal Air Force. कहा जाता है कि he wrote, उन्होंने लिखा, many short stories, कई लघु कहानियाँ, about airmen यानी कि वायु सेना के बारे में, and their adventures, और उनके साहसिक कार्यों के बारे में, based on his experiences, जो उनके अपने अनुभवों पर आधारित थी। इन द रॉयल एयरफोर्स, जब वे राजशाही वायुसेना में काम करते थे। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जिनमें शामिल है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये देखते हैं। तो फर्स्ट था फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस 1944, 1944 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला जो फर्स्ट उनका क्रिएशन था वो था फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस। नेक्स्ट जो था इनका द पर्पल प्लेन 1947 में आया था। सेकेंड इनका इम्पोर्टेंट क्रिएशन रहा था द पर्पल प्लेन, ये कब आया था? तो 1947 में आया था। द जकरांडा ट्री 1949 में नेक्स्ट इनका क्रिएशन जो रहा वो रहा द जकरांडा ट्री, ये आया 1949 में। द स्कारलेट सोर्ड 1951, इसके बाद द स्कारलेट सोर्ड आया, कब आया? तो 1951 में आया। एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मैन 1958, और इनका जो है नेक्स्ट क्रिएशन जो आया वो आया द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मैन, ये आया था 1958 यानी 1958 ईस्वी में। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, यानी कि आज का जो ये प्रस्तुत लघु कहानी है इसके बारे में बात करते हैं। द अर्थ, जिसका नाम है जमीन या धरती या खेत। सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड, ये कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड के देहात से लिया गया है। आज का जो स्टोरी है कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड के देहात से लिया गया है। इज अबाउट ए फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी, जो कि एक किसान जॉनसन के बारे में और उसके बेटा बेंजी के बारे में ही आज का स्टोरी है। Who appears to be a simple minded person, जो कि एक सिंपल माइंडेड पर्सन दिखता है, यानी कि माइंड से थोड़ा सा डल दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है। अपियर होता है नहीं, बट ऐसा प्रतीत होता है कि माइंड से थोड़ा सा बेंजी जो है वो डल है। द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट्स, जो कहानी है बहुत ही अच्छी तरह से डिपिक्ट करती है, यानी कि चित्रित करती है। क्या चीज? द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि माता पिता का आलस्य, यानी कि इस कहानी में माता पिता जो हैं यानी जॉनसन और उनकी वाइफ जो हैं वो क्या हैं? आलसी हैं, लेजी हैं। एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस, और बढ़ता हुआ स्वार्थ, ग्रोइंग सेल्फिशनेस,
एंड कनिंगनेस और धूर्तता ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन, उनके जो है सिंपल माइंडेड सन, जो थोड़ा सा माइंड से जो सिंपल माइंडेड सन जो था बेंजी, उसका बढ़ता हुआ स्वार्थ और धूर्तता को दर्शाता है। हु फाइनली, जो कि अंत में क्या करता है, डिराइव्स देम, उनको बाहर कर देता है, दूर कर देता है, अवे फ्रॉम देयर होम, उनके अपने ही घर से। तो चलिए आज का स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम लोग समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा ताकि लेसन का जो है थीम है अच्छी तरह से आप समझ पाएँ, पूरे स्टोरी को अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो आइए चलते हैं लेसन की ओर। दी अर्थ यानी कि जमीन या खेत। फर्स्ट पैराग्राफ कहता है कि ऑल दैट द जॉनसन्स हैड वाज द अर्थ, यानी कि जॉनसन्स के पास कुल मिलाकर के जो कुछ भी चीजें थी वो बस उनकी खेत या जमीन थी। वेरी ऑफन, कई बार, अक्सर, प्रायः, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ था, एज इफ इट वेर ऑल दे हैड एवर हैड, कुल मिलाकर के उनको ऐसा प्रतीत हुआ था कि उनके पास कुल मिलाकर के जो कुछ है वो जमीन ही है, और जमीन थी, जमीन है और जमीन ही रहेगी, ऐसा उनको प्रतीत होता था, ऐसा उनको लगता था। सेकेंड पैरा कहता है इट वॉज ट्रू दैट दे आल्सो हैड पोसेशंस, ये सच बात है कि उनके पास कुछ अपने स्वामित्व वाले, अपने अधिकार वाले सामान भी थे, अपने पोसेशंस वाले सामान भी थे। जैसे ये प्लाऊ, एक हल, ए टू व्हील्ड कार्ट, दो चक्कों की एक गाड़ी, टूल्स, कुछ औजारें, ए बोनी ब्राउन मेयर, एक बहुत ही बोनी यानी कि खूबसूरत, ब्राउन मेयर यानी कि भूरे रंग की घोड़ी, विच स्लोली ड्रैग्ड द प्लाउ, जो धीरे धीरे करके हल को खींचती थी, यानी कि हल जोतने के काम में वो घोड़ी आती थी। एंड द कार्ट अबाउट देयर रफ 4 एकड़ प्लॉट, और वो कार्ट को भी खींचती थी, यानी कि 2 चक्कों की जो गाड़ी थी उसको भी खींचती थी उनके रफ 4 एकड़ प्लॉट में। उनके पास कुल मिलाकर के बंजर टाइप के जो 4 एकड़ जमीन थे उसमें वो जो बोनी ब्राउन मेयर थी वो कभी हल चलाने के काम आती थी तो कभी गाड़ी कार्ट चलाने के काम आती थी। बट विदाउट द अर्थ देज थिंग्स वेर यूजलेस, लेकिन हाँ, खेत के बिना, जमीन के बिना ये सारी चीजें अब क्या थी, यूजलेस थी, यानी कि बेकार थी। इट वॉज ट्रू दैट दे आल्सो हैड ए सन, यह बात सच था कि उनका एक बेटा भी था, जॉनसन्स का एक बेटा भी था, जैसा कि मैंने अबाउट द ऑथर सेक्शन में बताया था, जिसका नाम बेंजी था, जो सिंपल माइंडेड दिखता था बट था नहीं। थर्ड पैराग्राफ में चलेंगे। द जॉनसन्स सन वाज नेम्ड बेंजी, यानी कि जॉनसन्स का जो लड़का था, यानी जॉनसन उनकी वाइफ का जो इकलौता लड़का था जिसका नाम बेंजी था। एंड इट वॉज मोर देन 30 years सिंस दे हैड सरेंडर्ड टू द आइडिया दैट ही वॉज नॉट राइट इन हिज हेड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंड इट वॉज मोर देन 30 years, अब लगभग 30 वर्ष से अधिक का समय हो गया था, सिंस जब दे हैड सरेंडर्ड, तब उन्होंने सरेंडर्ड कर दिया था, अपने हाथ खड़े कर दिए थे, टू द आइडिया, उस विचार से, दैट कि ही वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, कि वो अपने मतलब माइंड से सही नहीं है, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उनको लगने लगा कि नहीं ये तो माइंड से ठीक है, उन्होंने सरेंडर्ड कर दिया था। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज इंसेन और इम्बेसिल, ऐसा नहीं था कि वह इंसेन था यानी कि पागल था, या फिर इम्बेसिल सनकी या क्रोधी था, और इवेन, और यहाँ तक कि दैट कि ही कुड नॉट रीड एंड राइट, कि वह नहीं मतलब पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है, ऐसा भी बात नहीं था। एंड काउंट फिगर्स, और ऐसा नहीं था कि वो पैसे नहीं गिन सकता था, गिनती उसको नहीं आती थी, ये भी बात नहीं थी। बट ओनली दैट ही वाज सिंपल, लेकिन हाँ सबसे बड़ी बात कि वो क्या था, सिंपल था। नॉट क्वाइट लाइक अदर पीपुल, बिल्कुल दूसरे लोगों का जैसा तो वो था ही नहीं बेंजी, सभी लोगों से अलग टाइप का वो लड़का था बेंजी। एंड बिकॉज ही वॉज देयर ओनली सन, और कारण ये भी था कि उनका वो एकलौता बेटा था। द जॉनसन्स हैड स्पेंट मेनी ईयर्स बीइंग अ लिटिल टू काइंड, तो जॉनसन्स ने यानी कि जॉनसन और उनकी पत्नी ने कई वर्ष बिता दिए थे उसके प्रति काइंड होने में, दया का भाव रखने में। टू एनेक्सियस, काफी चिंतित रहते थे। एंड टू सैक्रिफिशियल टुवर्ड्स हिम, और उसके प्रति निस्वार्थ भावना से, सैक्रिफाइस उन्होंने कर दिया था, मानो अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था, अर्पण कर दिया था अपने बेटे बेंजी के लिए, सब कुछ बलिदान कर दिया था अपना। सो दैट, इसलिए कि ही हैड ग्रोन अप टू सीम वर्स इन देयर आइज, कह रहा है कि सो दैट, इसलिए कि ही हैड ग्रोन अप टू सीम वर्स, वो इतना मतलब वर्स मतलब इतना गंदा हो गया था, इन देयर आइज, उसकी आंखों में, देन ही रियली वाज,
जैसा कि वह था, मतलब बेंजी जैसा था, उसकी आंखों से कोई देख करके बता नहीं सकता था कि बेंजी इस टाइप का है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बेंजी हैड द लार्ज लूज लिम्स, बेंजी का जो शरीर था वो लार्ज मतलब बड़ा सा, लूज लिम्स ढीले ढाले शरीर का था। दैट ऑफन बिलोंग टू द सिंपल माइंडेड, जो कि आप देख सकते हैं समझ सकते हैं कि जो सिंपल माइंडेड, जो माइंड से थोड़ा सा डल टाइप के जो लोग होते हैं उनका बॉडी भी उसी टाइप का होता है, भोंदा भांदा सा शरीर, उसी टाइप का लड़का था। एंड थिक सॉफ्ट फेयर हेयर, लेकिन हाँ मोटे और मुलायम मतलब फेयर हेयर मतलब बहुत ही आकर्षक बाल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे तक, उसके चेहरे पर। He had the look of being a simple hearted man. He had the look of being a simple hearted man. वो ऐसा दिखता था जैसे वो बड़ा सिंपल हार्टेड मैन हो, सरल हृदय का व्यक्ति हो। एज वेल एज, और साथ ही साथ ए सिंपल माइंडेड मैन, और एक सिंपल माइंडेड मैन भी वो दिखता था। कौन? तो बेंजी। His eyes were blue, उसकी आंखें जो थी कैसी थी? तो नीले रंग की थी। एंड ऑल डे, और पूरे दिन, लॉन्ग पूरे दिन पूरे समय, ही हैड ए सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस, और पूरे दिन पूरे समय उसके चेहरे पर एक सिंपल सा स्माइल रहता था, एक सरल सा मुस्कान रहता था। बट समवेयर बिहाइंड द ब्लू आईज, लेकिन कहीं ना कहीं उन नीली आंखों के पीछे, द सिंपल स्माइल, उस सरल से मुस्कान के पीछे, एंड द सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर, और उस मुलायम से बच्चों जैसे बाल के पीछे, His simplicity seemed gradually to have become a kind of cunning. उसकी जो simplicity, उसकी जो सादगी थी, simplicity थी, seemed ऐसा प्रतीत हुआ, gradually यानी कि धीरे धीरे, to have become a kind of cunning, वो किसी न किसी प्रकार से एक kind of cunning यानी धूर्तता का परिचायक बन रहे थे। नेक्स्ट चलेंगे, पैरा 4 में चलेंगे। 4th कहता है, इट वॉज मोर देन 30 ईयर्स, लगभग 30 साल से अधिक का समय हो गया था। सिंस द जॉनसन्स, तब से जॉनसन्स, रियलाइजिंग दैट ही वॉज नॉट क्वाइट लाइक अदर्स, तो उनको ऐसा लगने लगा कि बेंजी जो था, उनका जो लड़का था, वो दूसरे लड़कों के जैसा नहीं है। हैड टेकन बेंजी टू ए डॉक्टर, तो वे लोग बेंजी को लेकर के कहाँ गए? एक डॉक्टर के पास गए। दिस डॉक्टर हैड परसुएडेड देम, तो इस डॉक्टर ने उन लोगों को परसुएड किया, सजेस्ट किया, एडवाइस दिया, सलाह दिया, क्या? देम, उन लोगों को, दैट की ही नीडेड इंटरेस्ट, कि बेंजी को इंटरेस्ट की आवश्यकता है, रुचि की आवश्यकता है। दैट वुड स्ट्रेंथन हिज माइंड, जो कि उसके माइंड को स्ट्रेंथन करेगा, मजबूती या ताकत प्रदान करेगा। इट वुड बी गुड, ये अच्छा होगा, इफ यदि दे गेव हिम समथिंग टू डू, आप लोग इसको कुछ काम करने के लिए दे दे। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि बेंजी को इंटरेस्ट की ज़रूरत है, ये बेटर होगा कि जब आप बेंजी को कुछ काम करने के लिए कहें या कुछ काम उसको दे दें। सम ऑक्यूपेशन, कुछ व्यवसाय दे दें। विच वुड हेल्प हिज डेवलपमेंट, जो उसके डेवलपमेंट में मदद करेगा, उसके विकास में उसे सहयोग करेगा। इट वुड हेल्प अ ग्रेट डील इफ दे गेव हिम ए स्पेशल इंटरेस्ट, और ये बहुत बड़ा, ये कारगर साबित होगा ये तरीका जब उसे कोई बढ़िया सा काम दे दिया जाए, स्पेशल इंटरेस्ट दे दिया जाए, उसमें विशेष रुचि उसका होने लगे। टू फीड हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेहतर हो, उसकी जिम्मेवारी बढ़े। यू आर पीपुल ऑन द लैंड, आप लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं। डॉक्टर ने सजेस्ट किया जॉनसन्स को, यानी जॉनसन उनकी पत्नी को। द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, लेट हिम कीप हेम्स, लेट हिम कीप हेन्स, उसे मुर्गियां पालने के लिए दें, या मुर्गी पालन का कार्य उससे करवाएं। पैरा 5 में आएंगे। सो फॉर मैनी ईयर्स बेंजी हैड केप्ट हेन्स, तो इस तरह से कई वर्षों तक बेंजी ने क्या क्या किया? मुर्गियां रखा। एंड व्हाट द अर्थ वाज टू हिज मदर एंड फादर द हेन्स वेयर टू बेंजी, और जो उनके मम्मी पापा के लिए यानी कि जॉनसन और उनकी पत्नी के लिए जो खेत था, खेत का मूल्य जितना था, कीमत जितना था, उससे मतलब उतना ही प्रिय हो गया बेंजी के लिए हो गई मुर्गियां। दे वेर ऑलमोस्ट ऑल ही हैड, और वे कुल मिलाकर के सब कुछ, मतलब बेंजी के पेरेंट्स के लिए जमीन और बेंजी के लिए मुर्गियां ही सब कुछ थी। When he came from a school, जब वह स्कूल से आता, cut off by his simplicity from other children, वो अपने सादगी के कारण दूसरे बच्चों से कट जाता, अलग हो जाता। बेंजी went straight home to his hens, तो बेंजी सीधा कहाँ जाता? अपने घर जाता, और घर भी जाकर के सीधा मुर्गियों के पास जाता, हेंस के पास जाता।
विच ही केप्ट इन अ वायर कूप, जिसे उसने वायर कूप में रखा था। वायर कूप क्या, तो तार से बने हुए बाड़े, जालीदार बाड़े, जिसको वायर कूप कहा जाता है, उन वायर कूप में हेंस को बेंजी रखा करता था। दैट हिज फादर हैड मेड एट द बैक ऑफ द हाउस, जिसे बेंजी के पिताजी ने बना दिया था। और वो तार से बने हुए जालीदार बाड़े कहाँ रखे होते थे, तो घर के पीछे वाले हिस्से में रखे होते थे। बेंजी सीधा वहीं पर जाता था। नेक्स्ट कहता है एट फर्स्ट ही केप्ट 10 और डजन हेंस, शुरुआती दौर में वो 10 या 12 मुर्गियां रखता था। ऑल कलर्स एंड ब्रीड्स, सभी रंगों की और सभी ब्रीड्स यानी प्रजातियों की। ब्राउन एंड स्पेकल्ड, यानी कि भूरे रंग की और चितकबरे रंग की, स्पेकल्ड यानी चितकबरा। एंड ब्लैक एंड व्हाइट, काली और उजली मुर्गियां। एंड द कूप वाज स्मॉल, जबकि कूप बहुत छोटा था, वो तार के जाले से बना हुआ जो बाड़े थे बहुत छोटे थे। ही फेड द हेंस सिंपली, वो क्या करता, बहुत ही सरल तरीके से मुर्गियों को दाना चुगाता, उनको खाना खिलाता। ऑन स्क्रैप्स फ्रॉम द टेबल, और टेबल पर, मेज पर बचे हुए जो खाने के जो झूठन थे उसको भी अपने मुर्गियों को खिला देता। सीडेड कैबेजेज स्ट्रंग फ्रॉम द वायर, और क्या करता, सीडेड कैबेजेज यानी कि जो बंद गोभियाँ जो होती थी वो जो सीडेड हो जाती थी, जिसमें बीज निकल आते थे, उसको भी खिलाता। स्ट्रंग फ्रॉम द वायर, वायर्स उसको टांग देता, तार से टांग देता। ए लिटिल मैजे, और कुछ थोड़ी बहुत मात्रा जो होती थी मैजे यानी मक्के की। एंड ऑन कॉर्न ईयर्स विच ही ग्लीन्ड इन द लेट समर फ्रॉम हिज फादर्स एकर ऑफ सब्टल, और कुछ दाने भी वो खिलाता था मुर्गियों को, जो समर के दौरान अपने पिताजी के खेत में से इकट्ठे करके एकत्रित करके लाता था। वो दाने भी मुर्गियों को चुगाता था, खिलाता था। इट इज पॉसिबल दैट ए हेन, ये संभव था कि एक मुर्गी बीइंग ए सिंपल क्रिएचर, उसको पता था कि मुर्गी भी एक सिंपल क्रिएचर है, हेन भी एक सिंपल क्रिएचर, एक सरल सा जीव है। थ्राइव्स बेस्ड ऑन सिंपल ट्रीटमेंट, वो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट पर भी बहुत जल्दी मतलब उन्नति करती है या बड़ी होती है। बेंजी अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग अबाउट ए हेन, बेंजी ने मुर्गी के बारे में फर्स्ट और लास्ट थिंग यही समझा, पहली और आखिरी बात यही समझा कि दैट इट एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग्स। बेंजी को बस एक ही बात पता था कि मुर्गियां क्यों पाल रहे हैं, तो बस अंडे देती हैं मुर्गियां, इसीलिए मुर्गियां हम पाल रहे हैं। यानी कि उसको पता चला, उसको एक ही बात समझ में आया, पहली और आखिरी बात, कि मुर्गी पालने का मुख्य उद्देश्य क्या है, अंडे प्राप्त करना, चूंकि मुर्गियां अंडे देती हैं। इन दोज डेज, उन दिनों, दिस सिंपल प्रोसेस हैड नॉट बिकम साइंटिफिक, ये सरल सा जो प्रक्रिया है वैज्ञानिक तरीके पर नहीं हुआ था। आज के दौर में तो मशीन से भी अंडे बनाए जाते हैं, लेकिन उस टाइम में इतना जो है विकसित नहीं हुआ था विज्ञान, उस समय मुर्गियां ही अंडे दिया करती थी। नॉर हैड इट बिकम हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड कमर्शियलाइज्ड, और इतना जटिल या कमर्शियलाइज्ड व्यावसायिक तौर पर अंडों को मतलब नहीं माना जाता था, व्यावसायिक तौर पर कमर्शियल नहीं माना जाता था इसको। एग्स वेयर चीप, उस टाइम में अंडे क्या थे, चीप थे, सस्ते थे। हेंस माइस्ट्रियसली पिक्ड नरिशमेंट ऑफ द बेयर अर्थ, और मुर्गियां क्या करती थी, उस खाली से जमीन पे क्या करती थी, दाने चुगती थी। दे सेट इन होम मेड नेस्टिंग बॉक्स, और घर में बना हुआ जो है होम मेड, घर में बना हुआ जो नेस्टिंग बॉक्स था, वही वायर से बुने हुए, तार के जो है जाली से बने हुए बाड़े, मुर्गियां उसी में जाकर के बैठती थी। ऑन स्ट्रा एंड लेट द एग्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम, और भूसे पर बैठती थी और वहीं पर अंडे दे दिया करती थी। पैरा 6 में चलेंगे। बेंजी अंडरस्टूड अनदर थिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ एग्स, बेंजी ने दूसरा बात क्या समझा, तो बिजनेस ऑफ एग्स यानी कि अंडों के व्यवसाय के बारे में समझा। एंड दैट वाज दैट एग्स कुड बी सोल्ड टू कॉलर्स एट द बैक डोर ऑफ देयर हाउस, और वो क्या करता था, अपने घर के पिछवाड़े में बैठ करके, और जो भी लोग अंडे लेने आते उससे अंडे बेच दिया करता था। इन स्कोर्स एंड हाफ स्कोर्स, यानी कि 20-20 और 10-10, स्कोर का मतलब 20 वस्तु, तो इन स्कोर्स एंड हाफ स्कोर्स यानी कि 20-20 अंडे और 10-10 अंडे। एंड फाइबर्स, और 5-5 अंडे, वो अलग अलग ग्रुप बना दिया था, 20-20 अंडे का ग्रुप अलग रखा था, 10-10 का अलग और 5-5 का अलग, जितना जिसको जरूरत होता था बेंजी उसमें से अंडे दे देता था।
एंड द मनी फ्रॉम दिस एग्स वाज पुट केयरफुली, और इन अंडों से प्राप्त मनी को बहुत ही सावधानी पूर्वक वो रखता था, ऑलमोस्ट रिलीजियसली, और लगभग ऐसा मानो कि धार्मिक तरीके से। जिस तरह से हम मंदिर में जाकर के पैसे ईमानदारी से चढ़ा देते हैं, उसको वापस नहीं लेते हैं, ठीक उसी तरह से बेंजी भी क्या करता था, पैसों को बड़ा ही रिलीजियसली रखता था और उसमें से खर्च तो बिल्कुल ही नहीं करता था। इनटू ए लार्ज व्हाइट बेसिन, एक बहुत बड़े से सफेद बेसिन में रखता था, दैट स्टूड ऑन द टॉप सेल्फ ऑफ द किचन कपबोर्ड, और किचन का जो कपबोर्ड था उसका टॉप सेल्फ पर वो जो रखा हुआ था व्हाइट बेसिन, उसी में पैसे डाल देता था। द बेसिन वॉज बियॉन्ड बेंजीज रिच, और बेसिन जो था, वो जो व्हाइट बेसिन था, वो बेंजी के पहुंच से बाहर था, डायरेक्टली फेंक देता था, उसमें पैसे डाल देता था। डाल तो सकता था बेंजी पैसे, लेकिन निकाल नहीं सकता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, हिज मदर वुड टेल हिम, उसकी माँ ने उससे कहा क्या कि द मनी विल बी योर्स, माँ ने कहा कि पैसे तो तुम्हारे ही होंगे। यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो ना, योर फादर एंड मी आर गोइंग टू सेव द मनी, तुम्हारे पिताजी और मैं, हम दोनों मिलकर के तुम्हारे पैसे को सेव करने जा रहे हैं, जमा करने जा रहे हैं। कहाँ? तो बैंक में। व्हेन देयर्स इनफ, जब काफ़ी अधिक पैसे हो जाएंगे, यानी कि जब हम बैंक में जमा कर देंगे और धीरे धीरे करके जब पैसे काफ़ी अधिक हो जाएंगे, वी शैल पुट इट इन द बैंक, तो हम लोग क्या करेंगे, इन पैसों को बैंक में डाल देंगे। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट, और बैंक इस पर क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी। एंड देन वन डे, और तब एक दिन, व्हेन यू आर 21, जब तुम 21 साल के हो जाओगे, इट विल बी योर्स बाई राइट्स, तो कानूनन ये पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। इट विल ऑल बी योर्स एंड यू कैन डू व्हाट यू लाइक विद इट, ये सारे पैसे तुम्हारे होंगे और इन पैसों से तुम जो कुछ भी करना चाहो तुम कर सकोगे। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो? एंड बेंजी वुड सिंपली स्माइल एट हिज मदर एंड से यस ही अंडरस्टूड, तो बेंजी ने एक सिंपल सा मुस्कान दिया अपनी माँ को और कहा कि हाँ मैं समझता हूँ। नेक्स्ट पैरा में चलेंगे, पैरा 7 में चलेंगे। 7 कहता है कि एज टाइम वेंट, जैसे जैसे समय बीतता गया, ऑन बेंजी बिगेन टू कीप मैनी मोर हेन्स, तो बेंजी ने और अधिक से अधिक मुर्गियाँ पालना शुरू कर दिया। सुन देयर वॉज मोर एग्स देन कुड बी सोल्ड एट द बैक डोर, और जल्दी ही अब इतने अधिक अंडे होने लगे कि जिनको पिछले दरवाजे से, घर के पिछले दरवाजे से बेचा नहीं जा सकता था। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल, बेंजी ने क्या किया था, अपना स्कूल छोड़ दिया था। एट 14, 14 वर्ष की अवस्था में, ही हैड 40 और 50 हेन्स, यानी कि उसके पास उस समय तक 40 या 50 मुर्गियां हो गई थी। एंड अबाउट एज मैनी लेइंग पुलेट्स, और उनमें से अधिकांशतः अंडे देने वाली मुर्गियां। एंड देज वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स अ वीक, वे मुर्गियां लगभग प्रत्येक सप्ताह में लगभग 200 मतलब 200 अंडे उत्पादित कर रही थी, 200 अंडे दे रही थी। सुन, शीघ्र ही वुड सेट ऑफ 3 टाइम्स अ वीक विद लार्ज बास्केट ऑफ एग्स ऑन अ व्हील ट्रक, और शीघ्र वो क्या करने लगा कि सुन ही वुड सेट ऑफ 3 टाइम्स अ वीक, वे सप्ताह में जो है बेंजी 3 बार जाने लगा। कहाँ? विद लार्ज बास्केट, एक बड़ी टोकरी के साथ, ऑफ एग्स, जो अंडों से भरी होती थी, ऑन अ व्हील ट्रक, एक व्हील ट्रक पे, यानी कि मतलब ठेला गाड़ी आप कह सकते हैं, उस पे रह करके सप्ताह में 3 बार बेंजी जो है बड़ा टोकरी में रह करके अंडों को बेचने जाने लगा। कहाँ जाने लगा? एंड हॉक देम इन कैस्टर द नियरेस्ट टाउन, और उसको क्या करता था, नज़दीकी शहर में जा करके वो कास्टर को दे आता था। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द मनी नो लॉन्गर वेंट इन टू द बेसिन, अब मनी लंबे समय तक जो पैसे थे वो बेसिन में नहीं गए, कहाँ जाते थे ये समझते हैं, बट स्ट्रेट टू द बैंक, वे पैसे सीधे कहाँ जाते थे, बैंक में जाते थे। बेंजी कुड रीड एंड ए ईयर और टू afterwards he read in a paper that it was better to segregate breeds of the hens, तो बेंजी ने एक बार पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर हम हेन्स की प्रजाति को, मुर्गी का जो प्रजाति था उसको हम सेपरेट करके रखें, अलग अलग करके रखें, तो क्या हो सकता है, जैसे कीपिंग व्हाइट लैंगहॉर्न्स सेपरेटेड फ्रॉम रोड आइसलैंड, यानी कि व्हाइट लैंगहॉर्न्स मुर्गी की प्रजाति है और रोड आइसलैंड भी मुर्गी की प्रजाति है, अगर इन प्रजातियों को अलग अलग रखें, एंड यंग फ्रॉम ओल्ड
युवा मुर्गियों को बूढ़ी मुर्गियों से अलग रखें, तो दिस मीन्स न्यू कूप्स, तो इसका मतलब नए नए कूप्स यानी कि नए नए बाड़े का निर्माण करना होगा। एंड एट द सेम टाइम, और ठीक उसी समय, बेंजी रीड दैट, बेंजी ने पढ़ा कि हेंस नीडेड एयर एंड एक्सरसाइज, मुर्गियों को हवा और व्यायाम की आवश्यकता होती है। एंड ड्राई हाइजीनिक प्लेसेस टू स्लीप, और सोने के लिए शुष्क और बेहतर प्लेस यानी जगह की आवश्यकता होती है। बेंजी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अंडरस्टूड ए सिंपल थिंग लाइक नेलिंग वायर नेटिंग टू वुड एंड बिगेन हिमसेल्फ टू बिल्ड न्यू हाउसेज एंड कूप्स फॉर द न्यू। अब बेंजी ने क्या किया कि बेंजी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, बेंजी काफ़ी मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था, एंड अंडरस्टूड, और वो समझा, क्या समझा, ए सिंपल थिंग, एक सीधी सी एक सरल सी बात, लाइक नेलिंग वायर नेटिंग मतलब नए नए तार को बुनना मतलब जाली बनाना, टू वुड एंड बिगेन और लकड़ी की मदद से, एंड टू बिगेन और शुरू किया हिमसेल्फ टू बिल्ड न्यू हाउसेज एंड कूप्स फॉर द न्यू, और बेंजी ने मतलब खुद से ही अब नए नए मुर्गियों को रखने के लिए नए नए बाड़े बनाने लगा। सेग्रेटेड ब्रीड्स ऑफ हेन्स, और मुर्गियों के ब्रीड्स को, प्रजातियों को सेग्रेट किया, अलग अलग किया। फॉर ऑल दिस ही नीडेड स्पेस, अब इन सारी चीज़ों के लिए उसको जगह की आवश्यकता थी, स्पेस की आवश्यकता थी। एंड सो, और इसलिए हिज फादर एंड मदर गेव हिम ए स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हाउस हाफ वे अक्रॉस द फील्ड, तो यही कारण था कि उसके पेरेंट्स ने अपने घर का पीछे वाला जो उनका ज़मीन था, उसके जहाँ तक वो ज़मीन जाती थी उसका आधा भाग बेंजी को दे दिया उन्होंने। इन दिस वे they gave him something more precious than they had ever given before, और इस बार उन्होंने इतना कुछ बहुमूल्य सामान बेंजी को दे दिया, चूंकि जान से अधिक वे अपने ज़मीन को मानते थे, जॉनसन उनकी पत्नी, और आधा ज़मीन उन्होंने बेंजी को दे दिया, तो इसलिए कहा गया कि इस बार उन्होंने बहुत बड़ा इतना प्रीशियस दे दिया था, शायद उन्होंने लाइफ में कभी बेंजी को इतना बड़ा चीज़ गिफ्ट दिया नहीं था। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, विदाउट फुली रियलाइजिंग इट, पूरी तरह से इसको महसूस करते किए बिना, दे गेव हिम ए पीस ऑफ द अर्थ, उन्होंने खेत का एक टुकड़ा, एक भाग बेंजी को दे दिया था। पैरा 8 में आएंगे, अनुच्छेद 8 में। ऑल दिस टाइम, इस पूरे समय, दे देमसेल्व्स हैड स्ट्रगल्ड हार्ड, वे लोग पूरी तरह से काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने किया था, काफ़ी संघर्ष किया था। एंड ऑलमोस्ट वैनली, और बिल्कुल मतलब ऐसे ही व्यर्थ चला गया, विद द अर्थ, खेत के साथ। एट द बैक ऑफ देयर माइंड्स ले ए प्रीशियस बिलीफ दैट बेंजी वुड वन डे ग्रो आउट ऑफ हिज सिंप्लिसिटी, और उनको उनके मन में एक विश्वास जरूर था, एक बात जरूर था उनके मन में कि एक न एक दिन टाइम ऐसा आएगा जब बेंजी जो है अपने सिंप्लिसिटी से बाहर निकलेगा, अपने सादगी से बाहर निकल आएगा। इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से, they cherished a silent belief that the earth would one day outgrow its poverty, ठीक उसी तरह से इनको विश्वास था कि उनकी जो बंजर जमीन है एक दिन जो है, एक न एक दिन समय ऐसा आएगा जब उनके बंजर जमीन से भी अनाज उपजने लगेंगे। मतलब दोनों विश्वास, एक कि बेंजी सही हो जाएगा और दूसरा हमारी बंजर जमीन जो है उससे भी फसलें अच्छी होने लगेंगी, उनको विश्वास था, और इनको पता था कि उससे हमारी गरीबी दूर हो सकती है। The earth had yielded stubbornly for them, अभी तक तो अर्थ ने उनके लिए बस केवल डंठल ही दिए थे। एंड द रीजन, और कारण, लाइक बेंजी वाज सिंपल, और रीजन भी ऐसा था, जिस तरह से बेटा था उसी तरह से उनका जमीन भी था, यानी कि जमीन भी घटिया जिससे अनाज नहीं उपजते थे, और बेटा भी था तो सिंपल माइंडेड था उनकी नज़रों में। द रीजन वॉज नॉट इन द अर्थ, यानी कि रीजन अर्थ में नहीं थी, कारण धरती में, जमीन में, खेत में नहीं था, बट इन देमसेल्व्स, कारण, इसका कारण अनाज नहीं उपजने के कारण जो खेत नहीं था बल्कि वे लोग स्वयं थे। ऐसा क्यों? तो फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स दे हैड पुट रादर मोर वैल्यूज ऑन फेथ देन स्वेट, उन्होंने शुरू से ही पसीना बहाने के बजाय उन्होंने ईश्वर में विश्वास करने पर ज़्यादा भरोसा किया था। उनका मानना था कि ईश्वर चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, और नहीं चाहेंगे तो मेहनत किया हुआ भी हमारा व्यर्थ चला जाएगा, ऐसा उनका थॉट था। किनका? तो जॉनसन्स का। नेक्स्ट पैरा में आएंगे 9 में, पैरा 9 में। फॉर मैनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन ए लोकल प्रीचर, कई वर्षों तक बेंजी के पिताजी जो थे वे एक लोकल प्रीचर थे, एक स्थानीय उपदेशक के रूप में उन्होंने काम किया था। ए मैन विद क्वाइट ए गिफ्ट ऑफ टॉकिंग, एक व्यक्ति जिन्हें वरदान सा मिला था, बात करने की कला थी उनमें, दिन भर बातें करते रहते थे। ही लाइक्ड नॉट ओनली टू टॉक ऑन संडेज, केवल संडे को ही नहीं बल्कि टू विलेज कॉन्ग्रीगेशन इन स्मॉल स्टिल
चैपल्स फार आउट इन द कंट्री साइड, केवल गांव में ही नहीं, सेग्रेशन में ही नहीं, सभा में ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक कहीं भी इस तरह के धार्मिक उत्सव होते थे तो वहां पर जॉनसन चले जाते थे। बट ही लाइक्ड टू टॉक एट द बैक डोर ओवर द फील्ड गेट, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा वो अपने घर के पिछले दरवाजे के पास खड़े हो जाते और वहाँ से जो है बातें करते। इन द रोड आउटसाइड द हाउस, उनके सड़क के बाहर जो सड़क गुजरती थी वहाँ से गुजरने वाले लोगों के साथ बातें किया करते थे। He talked so much that he must have had an idea that the earth designed, created and nourished by God. He talked so much that, वे बहुत अधिक बात करते थे कि he must have had an idea, उनको एक आइडिया है, उनको एक विचार आया है, उनके मन में एक विचार आया है। वो विचार क्या था? दैट द अर्थ, यानी कि जो खेत है या जमीन है, डिजाइंड क्रिएटेड, यानी इसको इस तरह से डिजाइन किया गया, इस तरह से इसका खेत का निर्माण किया गया है, एंड नॉरिश्ड बाय गॉड, और इसका पालन पोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा किया जाता है। वुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, तो भगवान खुद ही इसका मतलब जो है देखभाल करेंगे। इनका कहना था कि खेत तो ईश्वर ने बनाया है और खेत से फसल उगना या नहीं उगना ये सारा चीज रिस्पॉन्स है ईश्वर का, तो ईश्वर ही, गॉड ही इसका देखभाल करेंगे। While he talked, जब वे बात किया करते थे, thistles seeded and choked his wheat, उसी टाइम में गेहूं को जो है उसके जो मतलब फसल, गेहूं की फसलें बर्बाद होती थी या कीड़े मकोड़े या कुछ जंतु उसको बर्बाद करते थे। रैबिट्स ब्रोक इन, और रैबिट्स खरगोश ब्रोक इन एंड ग्नॉन्ड हिज कैबेजेज, और आते थे और रैबिट्स खरगोश आते थे, उनके कैबेजेज बंधा गोभी को खा जाते थे, काट देते थे। स्टॉर्म से स्मैश्ड हिज स्टैंडिंग कॉर्न, और जो आंधी तूफान है उनके खड़े फसल को क्षतिग्रस्त कर देता था। He struggled on like a man chained by bad luck, वे इस तरह से संघर्ष करते थे मानो दुर्भाग्य से पीड़ित हो, दुर्भाग्य से ग्रसित हो। And while he knew that his land was poor and that Benji was a simple man, और तब उनको याद आता कि यार धरती तो हमारी, जो खेत तो वो तो बंजर है, और जिस तरह से मेरा बेटा भी जो सिंपल माइंडेड पागल सा लड़का है, क्या करे। No one had ever had the need और करेज टू टेल हिम दैट ही हिमसेल्फ वाज लेजी, लेकिन किसी को भी ये साहस नहीं होती कि वो जॉनसन को कह पाता कि आप खुद से लेजी हैं। मैन विद टू लार्ज ट्रस्ट इन प्रोविडेंस, वैसा व्यक्ति जो जिसको मेहनत से ज़्यादा ईश्वर में, ईश्वर भक्ति में विश्वास हो। पैरा 10 में चलेंगे। एंड वाइल हिज फादर टॉक्ड बेंजी वेंट ऑन steadfastly with the simple business of making hens lay eggs, and while his father talked, जब उसके पिताजी बात किया करते थे, बेंजी went on steadfastly, बहुत ही मतलब लगातार और तीव्र गति से बेंजी क्या कर रहा था? with the simple business, अपने सरल से बिजनेस को, of making hens lay eggs, और अधिक से अधिक मुर्गियों को एकत्रित कर रहा था और अधिक से अधिक अंडे को सेल कर रहा था। Part of the field at the back of his father's house began to resemble a quivering checkerboard of black and brown and white features, और इस तरह से उनके पिताजी का घर का जो पीछे का जो जमीन था, जो बेंजी को दिया गया था, वो जमीन एक के बाद एक करके, जिस तरह से शतरंज का चेक बोर्ड होता है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है, इसी तरह से बेंजी के भी जो है मतलब बड़े बड़े कुप्स बनाने लगा बेंजी, और अलग अलग प्रजाति की मुर्गियों को अलग अलग रखने लगा। तो कुछ जो है मतलब ठीक शतरंज के चेकर बोर्ड के जैसा उसके पिताजी की का खेत जो है, जो बेंजी को दिया गया था, वो दिखने लगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ द एग्स हैड बीन टू मैनी फॉर द व्हील ट्रक, अब क्या होने लगा कि जो व्हील ट्रक पे जिस पे बेंजी एग्स को लेकर के जाता था, वो उसके लिए अब पॉसिबल नहीं था, चूंकि अब अंडे इतने अधिक होने लगे कि उस ट्रक में लेकर के और उस बास्केट में रख करके लेकर के अंडे को जाना पॉसिबल नहीं था। एंड बेंजी एट रेगुलर इंटरवल्स बोरोड हिज फादर्स हॉर्स एंड कार्ट, तो बेंजी अब लगातार अंतराल पर अपने पिताजी की घोड़ी और उनके कार्ट को, गाड़ी को लेकर के जाता था, उसमें अंडे बहुत सारे अंडे रख करके एक साथ उसको सेल करने के लिए ले जाता था। टेकिंग द एग्स नॉट ओनली डाउन इनटू द टाउन बट ऑल्सो इनटू मार्केट, केवल शहर में ही नहीं बल्कि शहर का जो मेन बाजार होता था वहां तक बेंजी अपने अंडे पहुंचाने लगा।
ऑल द टाइम, पूरे समय, बेंजी और द सिंपल स्माइल ऑफ ए सिंपल हार्टेड मैन। और बेंजी मुस्कुराते रहता था, ऐसा लगता था कि मानो एकदम दिल का सीधा साधा और साफ इंसान हो। इस तरह से हमेशा उसके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहती थी। एंड ऑल द टाइम द मनी वेंट रिलीजियसली इनटू द बैंक इन हिज नेम। और पूरे समय मतलब पैसे बैंक में बेंजी के नाम पर जमा होते रहा। पैरा 11 में आएंगे। When Benji was 21, his mother and father planned and carried out a little ceremony. जब बेंजी 21 साल का हो गया तो बेंजी के पेरेंट्स ने क्या किया, एक छोटा सा समारोह रखा। They got his passbook from the bank. उन्होंने उसका पासबुक जो बैंक में था वो पासबुक लेकर के आए। And at supper his father made a sort of a speech. और रात्रि के भोजन के समय बेंजी के पिताजी ने एक छोटा सा भाषण दिया। ऑलमोस्ट इन द टोन ऑफ ए पब्लिक एड्रेस, इस तरह से जैसे वो पब्लिक को एड्रेस कर रहे हो, संबोधित कर रहे हो। इन हुई जिसमें ही टॉक्ड एज इफ ही हैड बीन ए डिलीजेंट मैन ऑल हिज लाइफ। वो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे वे अपने पूरे जीवन में एक आदर्श और मेहनती व्यक्ति रहे थे। इस तरीके से वे बातें कर रहे थे। सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रिफ्ट एंड इंडस्ट्री, उन्होंने थ्रिफ्ट और इंडस्ट्री का भी एग्जाम्पल सेट किया, एग्जाम्पल दिया। एंड दैट दिस द पासबुक, और इसके साथ पासबुक वाज बेंजीज नेचुरल रिवार्ड फॉर फॉलोइंग इट, जो कि बेंजी का प्राकृतिक इनाम था उसके लिए। तो वो इनाम था ही उसका पासबुक, तो उसकी मेहनत की कमाई थी ही, बैंक में जमा धन जो था उसके मेहनत का ही था। ही टॉक्ड एज इफ ही वेयर टॉकिंग टू अ चाइल्ड हु स्टिल डज नॉट नो वन फ्रॉम टू। और वे लोग मतलब जॉनसन उनकी पत्नी अपने बेटे से इस तरह से बात कर रहे थे जैसे कि उसको एक के बाद दो की गिनती आती ही ना हो। मतलब इतना छोटा बच्चा समझ करके उसके पेरेंट्स बेंजी से बातें कर रहे थे। एंड एट लास्ट ही गेव बेंजी द पासबुक, और अंत में उन्होंने क्या किया, बेंजी को पासबुक दे दिया। दिस इज योर मनी बेंजी, ही सेड, उन्होंने कहा कि बेंजी ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारे रुपए हैं। नाउ यू आर 21, अब तुम 21 साल के हो गए हो। दिस इज योर मनी, ये पैसे तुम्हारे हैं। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो। अब देखिए यहाँ पर जो पासबुक है बेंजी को दे दिया गया। अब बेंजी 21 साल का हो गया, धीरे धीरे अपने बिजनेस को लगातार बढ़ाता जा रहा है। पैरा 12 में आएंगे। यस बेंजी सेड, हाँ बेंजी ने कहा। एंड ही टुक द पासबुक, और उन्होंने क्या किया, पासबुक, उसने पासबुक ले लिया। ही ओपेंड इट, उसने इसे खोला, बेंजी ने पासबुक को खोला। एंड लुक्ड एट इट, और इसकी ओर देखा। एंड सा इन इट एन अमाउंट ऑफ मोर देन 230 पाउंड्स, और जब उसने देखा कि उसके खाते में 230 पाउंड से भी अधिक की राशि जमा हो गई है, देन ही शट अप द पासबुक एंड पुट इट इनटू हिज पॉकेट। तब उसने क्या किया, पासबुक को बंद किया और इसके बाद उसने अपने पॉकेट में उस पासबुक को रख लिया। पैरा 13 में चलेंगे। बेंजीज मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक, बेंजी के मम्मी और पापा, उसके पेरेंट्स कुछ नहीं बोल सके। ए स्ट्रेंज ट्रेमर ऑफ ए पेक्युलर इमोशन वेंट थ्रू देम, बोथ ए मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटेड। लेकिन हाँ, शायद कुछ ना कुछ चीज़ें तो उन्हें अजीब लगी थी, वे एकदम से डिसअपॉइंटेड हो गए, निराश से हो गए। फियर, प्राइड एंड पेन, फियर भय में, प्राइड अहंकार में, या पेन दर्द में। The amount in Benji's passbook was more than they themselves had ever amassed from the earth in their lives. Amount इतना बड़ा था उस पासबुक में कि बेंजी के पेरेंट्स ने अपने पूरे लाइफ में उतना अमाउंट कभी नहीं कमाया था। They did not hope and did not mean that Benji should give it back to them, but there was something about the silent simple finality of his putting the passbook into his pocket that struck them like a blow in the face. लेकिन हाँ, उनको ये उम्मीद तो नहीं था कि बेंजी उन्हें पासबुक वापस दे देगा, लेकिन हाँ कुछ और एक्सपेक्टेशन थी, कुछ और उनसे मतलब संभावनाएं थी, उम्मीदें थी। लेकिन बेंजी ने क्या किया था, पासबुक को चुपचाप फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख लिया था। इससे वे काफ़ी स्टक्ड थे, काफ़ी स्तब्ध थे। They had expected something else, उन्होंने तो कुछ और ही उम्मीद किया था। A word of thanks, यानी धन्यवाद रूपी एक शब्द। Perhaps a concession, a willingness that they should share the money they had helped to save, या उनको ये भी एक्सपेक्टेशंस थी कि इतने सारे पैसे हैं तो बेंजी कुछ पैसे उनके साथ भी शेयर करेगा, ये उम्मीदें तो उनको थी। It hurt them momentarily that Benji should appear so completely indifferent to them and to all they felt, या ये कह सकते हैं कि बेंजी ने
बेंजी जो था उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस जो थी, सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई थी। देन दे रिमेंबर्ड, तब उन लोगों को याद आया, क्या याद आया कि व्हाई इट वाज, कि ऐसा क्यों था। उनको तो पता ही था कि बेंजी सिंपल माइंडेड है, उसको ये सारी चीज़ों की फीलिंग्स है नहीं। इट वॉज बिकॉज बेंजी वॉज स्टिल सिंपल, उनको लगा कि बेंजी अभी भी सिंपल है, सिंपल माइंडेड है। There were shades of feelings and conduct that were beyond his understanding. They were touched with pity for him and understood. उन्होंने फिर दया की भावना से बेंजी की ओर देखा और सारी चीज़ें वे समझ गए थे। तब उनको एहसास फिर से हुआ कि अरे बेंजी तो बेचारा सिंपल माइंडेड है, उसको कहाँ पता कि किस कंडीशन में क्या किया जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें समझ करके दया भावना दिखाते हुए बेंजी पर वे लोग फिर से क्या हो गए, मतलब प्रीवियसली मतलब पहले के कंडीशन में आ गया कि चलो ये बेंजी की गलती नहीं है, अब इस तरह का है, ये है सिंपल माइंडेड है, तो चलो छोड़ो हटाओ, कोई बात नहीं है। पैरा 14 में आएंगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द मनी दे सेड। 14 पैरा कहता है कि तुम इन पैसों से क्या करने जा रहे हो। उन लोगों ने पूछा, पेरेंट्स ने पूछा, किससे, तो बेंजी से पूछा। 15 आई एम गोइंग टू बाई ए पीस ऑफ लैंड, बेंजी सेड। तो बेंजी कहता है कि मैं इन पैसों से जमीन मतलब खेत का एक टुकड़ा खरीदने जा रहा हूँ, खेत खरीदने जा रहा हूँ। 16 लैंड्स दे सेड, व्हाट लैंड वेयर, तो वे लोग काफी आश्चर्य के द्वारा, जमीन, कौन सा जमीन, कहाँ का जमीन। 17 मिस्टर व्हाइटमोर वांट्स टू सेल द फॉरेकस नेक्स्ट टू अस, बेंजी सेड। तो बेंजी कहता है कि मिस्टर व्हाइटमोर जो है, जो हम लोग के बगल का जो जमीन है, 4 एकड़ जमीन है, वो बेचना चाह रहे हैं, मैं वही जमीन खरीदने वाला हूँ। 18 बट बेंजी दे सेड, तो उन लोगों ने कहा कि लेकिन बेंजी, हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू फाइंड आउट, तुमको कैसे पता चला, तुमने कैसे जाना, कि तुमको कैसे पता चला कि वो मिस्टर व्हाइटमोर जो है हम लोग के बगल का 4 एकड़ जमीन जो है वो बेचने वाले हैं। 19 बेंजी हैड ए वेरी सिंपल आंसर, तो बेंजी ने बहुत ही सरल उत्तर दिया। क्या आई आस्क्ड मिस्टर व्हाइटमोर, ही सेड, उसने कहा कि मैंने मिस्टर व्हाइटमोर से पूछा था उस जमीन के लिए, उन्होंने कह दिया हाँ कि बेचना है। 21 वेल दे सेड, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, पेरेंट्स ने कहा बहुत बढ़िया, वेल दैट इज ए वेरी गुड आइडिया, एक बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारे मन में। ए वंडरफुल गुड आइडिया है, एक बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से, आश्चर्यजनक तरीके से बहुत ही अच्छा विचार है जमीन खरीदने वाला। चूंकि जमीन से तो उनको शुरू से लगाव था, खेत से तो उनको शुरू से लगाव था उनके पेरेंट्स को, बेंजी के पेरेंट्स को। यू कुडंट डू एनीथिंग बेटर, तुम इससे बढ़िया तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, बहुत अच्छे, शाबाश। 22 पैरा में आएंगे, एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे समय बीतता गया, एंड बेंजी एक्वायर्ड द लैंड, और बेंजी ने जमीन खरीद लिया। हिज फादर एंड मदर नॉट ओनली फेल्ट दैट इट वाज ए गुड आइडिया बट दे फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिम, मतलब उसके पेरेंट्स को इतना ही नहीं लगा था कि बहुत अच्छा आइडिया है, बल्कि अपने बेटे बेंजी पर उनको काफ़ी गर्व हो रहा था। They had that kind of pride in him that parents have been a child that says its first word or takes its first step. और इस तरह का उनको मतलब आत्मसंतुष्टि मिली थी बेंजी के पेरेंट्स को कि जिस तरह से बच्चा जब शुरू में बोलना शुरू करता है या फर्स्ट स्टेप पहला कदम आगे की ओर बढ़ाता है, पेरेंट्स जितने खुश होते हैं उसी तरह से पेरेंट्स, बेंजी के पेरेंट्स खुश हो रहे थे जमीन लेने के बाद और बेंजी के डिसीजन से। विदाउट फोर्स और प्रॉम्प्टिंग, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी के कहे हुए वो काम किया था बेंजी। ऑल हिज लाइफ दे हैड ट्रीटेड हिम एज ए चाइल्ड दैट विल नॉट ग्रो अप एंड नाउ सडनली ही हैड ग्रोन अप, और पूरे जीवन उन्होंने सोचा था कि बेंजी इतना छोटा बच्चा है, कोई जल्दी ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अब देखने में आया कि बेंजी ग्रो कर गया था, वो विकास कर गया था। Thou they could scarcely realized it, बेंजी was a man of property, लेकिन हाँ अब उनको पता चल गया था कि उनका लड़का जो बेंजी है, और बेंजी वो पहले वाला बेंजी नहीं बल्कि बहुत बड़े प्रॉपर्टी का मालिक है। 23 में आएंगे, पैरा 23 में। फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेज फॉर मोर हेन्स, अगले 4 या 5 वर्षों तक बेंजी और अधिक दड़बे बनाता गया, मुर्गियों का रखने के लिए बड़ा बनाता गया और अधिक रूम्स बनाते गया और अधिक मुर्गियों की संख्या को बढ़ाते गया। एंड देन सेलिंग मोर एग्स एंड मेकिंग मोर मनी, और उससे अधिक से अधिक अंडे बेचता था और अधिक से अधिक पैसे कमाता था। ही वॉज स्टिल ए सिंपल मैन, अभी भी वह सिंपल मैन ही था। ही कुड नॉट हैव मेड अ पेयर ऑफ बूट्स, उसने अभी तक अपने एक जोड़े जूते भी नहीं बनवाए थे।
ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, सो अब उसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट ए हैन, लेकिन हाँ मुर्गियों के बारे में उसको सब कुछ पता था। हिज हेन्स वेर स्टिल टू हिम व्हाट द अर्थ वाज टू हिज पेरेंट्स, उसकी मुर्गियाँ उसके लिए अभी भी वही सब कुछ थी जो कि उनके पेरेंट्स के लिए उनका खेत, यानी कि उनके पेरेंट्स के लिए जितना प्यारा खेत था बेंजी के लिए उतनी ही प्यारी मुर्गियाँ थी। एंड ऑल ही अंडरस्टूड, और जो कुछ भी वो समझा था। पैरा 24 में आएंगे। देयर वॉज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन बेंजीज हेन्स एंड हिज पेरेंट्स लैंड, यानी बेंजी की मुर्गियाँ उनके पेरेंट्स का जो खेत था उसमें बस एक ही अंतर था। अंतर क्या था समझिए। द हेन्स बिलोंग्ड टू बेंजी, मुर्गियाँ का संबंध बेंजी से था, यानी मुर्गियाँ जो थी वो बेंजी की अपनी थी। द लैंड हैड नेवर बिलोंग्ड टू हिज पेरेंट्स, लेकिन हाँ जो खेत था जो ज़मीन था वो उनके पेरेंट्स का कभी नहीं रहा था। Who had rented it now for 40 years, वे 40 वर्षों से इस खेत के लिए रेंट देते आए थे, यानी कि उनका नहीं था, किराए पर ज़मीन रख के खेती करते थे उसके पेरेंट्स। तो अंतर यही था कि मुर्गियाँ तो अपनी थी बेंजी की, लेकिन खेत उनके पेरेंट्स के अपने नहीं थे, खेत के लिए वो हमेशा रेंट देते आते थे। ऑन ए ईयरली टेनेंसी, यानी कि वार्षिक किराए पर। फ्रॉम ए मैन नेम्ड सेंडर्स, एक व्यक्ति से जिसका नाम सेंडर्स था। They had often spoken of buying the land, उन्होंने कई बार बात किया था जमीन खरीदने का, बेंजी के पेरेंट्स ने कई बार उन्होंने बात किया था कि चलो जमीन खरीदते हैं। बट somehow the scheme never came to anything, लेकिन किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसी अड़चनें आ जाती थी कि उनका स्कीम जो था, योजना था, कभी भी फलीभूत नहीं हुआ था। It was either for Benji's father to stand at the door and talk, or to talk in the pulpit and trust in God, than to make a business proposition. लेकिन हाँ कहा जा रहा है कि बेंजी के पिता के लिए लोगों से बात करना, किसी सेमिनार में भाग लेना, उपदेश देना, ये सारा चीज़ आसान था, बल्कि बिजनेस के लिए सोचने के बजाय। एंड नाउ, और अब एट 65 वर्ष की उम्र में, दे वेर टू ओल्ड टू थिंक ऑफ बाइंग लैंड, और अब तो 65 वर्ष के वे हो गए थे और उनके लिए सोचना जो था बड़ा मुश्किल वाला काम था, ज़मीन खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इवन इफ़ देयर हैड बीन एनी मनी फॉर बाइंग लैंड, यहाँ तक कि उनके पास जो इवन यहाँ तक कि इफ़ देयर हैड बीन एनी मनी फॉर बाइंग लैंड, यदि उनके पास पैसे भी होते तो ज़मीन खरीदने के बारे में सोच नहीं सकते थे। होते तो थे ही नहीं, होते तो बात कुछ और होती। पैरा 25 में आएंगे। एंड सडनली द लैंड वाज फॉर सेल, दियर लैंड दियर अर्थ विच वाज ऑल दे हैड, लेकिन अचानक से अब देखिए यहाँ पर ट्विस्ट आता है, स्टोरी में, कहानी में मोड़ आता है। वो 40 वर्षों से सेंडर्स का ज़मीन किराए पर जोत रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ज़मीन पर एक बोर्ड लगा। बोर्ड क्या लगा कि मतलब फॉर सेल, यानी बिक्री के लिए, दिस लैंड इज फॉर सेल, यानी कि ज़मीन बिक्री का है, इस तरह से बोर्ड लग गया, जिसको 40 वर्षों से अपना मानते आए थे। कौन? तो जॉनसन और उनकी पत्नी, उसी ज़मीन पर बेचने का बोर्ड लग गया, उसके मालिक ने बोर्ड लगवा दिया। आगे बढ़ेंगे, क्या होगा। द टाउन वाज स्प्रेडिंग, शहर का विस्तार हो रहा था, शहर बढ़ रहा था, फैल रहा था। द मैन नेम्ड सेंडर्स सेड, आदमी जिसका नाम सेंडर्स था उसने कहा। एंड एवरीवेयर पीपुल वांटेड लैंड फॉर बिल्डिंग, और सभी जगह लोग चाहते हैं जमीन, किस लिए? तो बिल्डिंग बनाने के लिए, इमारतें, भवन बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। आइदर ही मस्ट सेल द लैंड फॉर बिल्डिंग और ही मस्ट सेल द लैंड टू देम, बोला कि या तो मैं क्या करूँगा, इस ज़मीन को बिल्डिंग बनाने के लिए लोगों को बेच दूंगा, नहीं तो फिर अगर आपको खरीदना है तो फिर आप खरीद लो। ये बात किससे कहा? तो ये बात सेंडर्स ने कहा। किससे? तो बेंजी के पेरेंट्स से, यानी कि जॉनसन और उनकी वाइफ से। 26 दे फेल्ट लॉस्ट एंड डिस्ट्रैक्टेड, उन्होंने अपने आप को खोया हुआ, डिस्ट्रैक्टेड, तनाव में पाया, जिसे अपना मानते आ रहे थे 40 वर्षों से। वो अचानक से वो ज़मीन बिक्री का था, दूसरे के हाथों में जाने वाला था। दे हैड लिव्ड वैग्यू ट्रस्टिंग लाइफ विदाउट सिस्टम, वे बिल्कुल सुनसान, खाली खाली सा वे अपने आप को महसूस कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि लाइफ विदाउट सिस्टम, बिना सिस्टम का लाइफ चल रहा हो, मतलब जीवन तो है लेकिन प्राण नहीं है, ऐसा फील हो रहा था उन लोगों को। With a simple-minded son to rear, with an infinite faith in God, but with little or no faith in fertilizers, उन्होंने
हाँ, एक बात और कि एक सिंपल माइंडेड सन बेंजी के जैसा उन्होंने ईश्वर में तो खूब भरपूर विश्वास किया था, लेकिन कभी भी फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक में उन्होंने विश्वास नहीं किया था। यानी कि बीज लगा दिए, इसके बाद वो देखने तक नहीं जाते थे, डायरेक्ट जो है मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम पर, फसल की कटाई के टाइम पर पहुंचते और विश्वास ये करते कि ईश्वर जो करेगा सो सही करेगा, ईश्वर के बस में सब कुछ है, चाहेगा तो अच्छी फसल, नहीं तो बंजर की बंजर। लेकिन कभी भी वो फर्टिलाइजर में उन्होंने विश्वास नहीं किया था। एज ए रिजल्ट दे हैड नथिंग, और इसका रिजल्ट ये होता था, परिणाम ये होता था कि उन लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता था। इवन द अर्थ, यहाँ तक कि खेत, विच दे हैड रिगार्डेड एज इनवायोलेट वाज नॉट देयर्स, जिसे उन्होंने हमेशा अपना माना था, उस खेत को वो भी अपना उनका नहीं था। एंड वाज अबाउट टू बी टेकन अवे फ्रॉम देम, और अब ये खेत उनसे अब छीना जाने वाला था, उनसे दूर जाने वाला था। 27 में डीपली एंड पेनफुली अपसेट, पूरी तरह से गहराई से एंड पेनफुली दर्द से अपसेट, आहत उदास, दे वेंट टू द मैन नेम्ड सेंडर्स, वे लोग कहाँ गए, तो एक व्यक्ति जिसका नाम सेंडर्स था उसके पास गए। एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज, उन्होंने पूछा सेंडर्स से कि भाई ऐसा क्यों है, इतने वर्षों से तो हम जोतते आ रहे हैं खेत को, आपको किराया देते आ रहे हैं, लेकिन आखिर कारण क्या है कि आप हमसे ये ज़मीन छीनना चाहते हैं, खेत छीनना चाहते हैं। 28 आई डोंट सी नो वे ऑफ गेटिंग द मनी, बेंजीज फादर सेड, बेंजी के पिताजी ने कहा कि मुझे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है कि मैं किसी तरह से पैसे का जुगाड़ कर पाऊँ, मनी का प्रबंध कर पाऊँ। सो वी मस्ट गेट आउट एट माइकल मेस, दैट्स ऑल, तो चलिए ठीक है, आपकी जैसी मर्जी हो आप करें। 29 डोंट यू वरी, आप चिंता मत करें। सेंडर्स सेड, सेंडर्स ने कहा, डोंट सरप्राइज मी, यू कांट सी योर वे टू डू इट, मुझे मतलब कहता है कि डोंट सरप्राइज मी यू, मुझे आप सरप्राइज मत करो, आश्चर्य मत डालो कि यू कांट सी योर वे टू डू इट, कि आपको ये करने की, पैसे लाने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बट आई कैन टेल यू दिस, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इफ़ यू कांट बाई इट समबडी नॉट फार अवे विल, यदि आप इसे नहीं खरीदेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो इस ज़मीन को खरीद लेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, पैरा 30 में चलेंगे। पैरा 30 कहता है हु विल बाई इट दे सेड, पैरा 30 कहता है कि इसे कौन खरीदेगा, उन लोगों ने कहा। 31 बेंजी ही सेड, तो सेंडर्स ने कहा कि बेंजी खरीदेगा। 32 दे वेंट होम फीलिंग दैट दिस वाज द सुप्रीमली इम्पोर्टेंट मोमेंट ऑफ देयर लाइफ्स, वे ये फील करते हुए घर की ओर चले गए, बढ़ चले कि ये जो मोमेंट था उनके लाइफ का सबसे बेहतरीन मोमेंट में से एक था, जिसे 40 वर्षों से जिसे उन्होंने किराए पर जोता था, वो ज़मीन उसका बेटा खरीद रहा था, उनका अपना होने वाला था। इट सीम्ड लाइक द मोमेंट ऑफ रिवार्ड, ये कैसा लगा, तो इनाम के जैसा मोमेंट लगा, ये क्षण लगा। इफ़ देयर फेथ हैड बीन सेकेंड, यदि उनका विश्वास कभी डगमगाया था, इट वाज नाउ कम्प्लीटली होल अगेन, तो पूरा का पूरा विश्वास इनका फिर से वापस आ गया था। दे सा दैट, उन लोगों ने देखा कि देयर कुड बी जॉय एंड सेटिस्फैक्शन एंड अल्टीमेट गुड, उन्होंने देखा कि जीवन में आनंद है, संतुष्टि है और लगातार अच्छे चीज़ हो रहे हैं, इवन इन द रेजिंग ऑफ ए सिंपल माइंडेड सन, और यहाँ तक कि उनका सिंपल माइंडेड सन, उनका सिंपल माइंडेड लड़का बेटा भी ठीक होते जा रहा था, सही होते जा रहा था। 33 में आएंगे, वी नेवर न्यू बेंजी, हम लोगों ने तो कभी नहीं जाना। वी नेवर इवन सस्पेक्टेड दे सेड, उन्होंने कहा कि हमने तो कभी ये सस्पेक्ट भी नहीं किया था, कभी हमने ये सोचा भी नहीं था। What made you do it, तुम्हें कौन सी चीज़ें जो मजबूर किया, मतलब तुम्हें किसने कहा कि ज़मीन ले लेना चाहिए। What are you going to do, अब तुम क्या करने जा रहे हो। 34 I am going to put up more incubator houses, बेंजी सेड, बेंजी कहता है कि मैं और मतलब हेंस के लिए इनक्यूबेटर हाउसेस लगाने वाला हूँ, और उसके लिए मुझे ज़मीन की ज़रूरत थी, तो मैंने वो लेने का डिसीजन किया। 35 में Again, as when they had given Benji the passbook, they did not speak. They had expected something else without quite knowing what. A word, a small concession, perhaps an assurance that things would go on as before. But there was nothing, only the same simple finality as when Benji had taken possession of the passbook. तो फिर से जब पासबुक उन्होंने बेंजी को दिया, दोबारा बैंक से ला करके जो जितने अमाउंट जमा हो गए थे, तो बेंजी ने पिछले बार की तरह उसने इस बार भी कुछ नहीं विशेष कहा, बस वैसे ही पासबुक ले लिया। दे वेयर मोमेंटरीली पेंड, थोड़े से समय के लिए दुखी हुए थे। देन दे न्यू अगेन वाइट वाइज, तब उन लोगों को फिर से पता चला कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था। उनके समझ में तो अभी भी बेंजी एक सिंपल माइंडेड सन ही था उनका।
देयर आर सम थिंग्स विच आर फॉरगिवेबल टू ए सिंपल माइंडेड मैन। उन्होंने समझा कि चलो कुछ ना कुछ चीज़ें जो सिंपल माइंडेड सन के लिए फॉरगिवेबल है, यानी क्षमा करने योग्य है। द सिंपल माइंडेड एज दे न्यू क्वाइट वेल डू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड। मतलब इसमें कहता है क्या कि द सिंपल माइंडेड यानी कि सरल सा दिमाग वाला, एज दे न्यू जैसा कि उन्होंने समझा था, जाना था, क्वाइट वेल बहुत अच्छी तरीके से, डू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वे सारी चीज़ों को ऑलवेज मतलब हमेशा जो है, जो सिंपल माइंडेड है हमेशा सारी चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझता है। 36 में आएंगे। बाय दिस टाइम इस समय तक बेंजी वॉज ऑलमोस्ट 40, बेंजी लगभग 40 वर्ष का हो गया था। एंड इट वॉज ओनली टू देम दैट ही रिमेंड ए सिंपल माइंडेड सन। लेकिन हाँ सबसे बड़ी बात है कि एंड इट वॉज ओनली टू देम, लेकिन उनके लिए यानी जॉनसन और उनकी वाइफ के लिए, दैट ही रिमेंड ए सिंपल माइंडेड मैन, वो एक सिंपल माइंडेड मैन ही रहा था। एज हिज न्यू हाइजेनिक चिकन हाउसेज बिगेन टू कवर फर्स्ट वन स्ट्रिप ऑफ हिज फादर्स फॉर्मर लैंड एंड देन अनदर। और उनके पिताजी की जो पूर्व की ज़मीन थी जिसे किराए पर जोतते थे, अब उस ज़मीन को भी बेंजी का जो इंक्यूबेटर हाउसेज का है, जो बेंजी को मुर्गियों का रखने के लिए, पालने के लिए जो घर हैं, मतलब रूम एक के बाद एक बनते गए और उनका पूरा ज़मीन जो है वो ढकता गया बेंजी के बिजनेस से, बेंजी के मुर्गियों के रखने के लिए बने हुए घर से। विद अ ग्रे पैचेज ऑफ hen dung eating their way into the brown tilled earth, he began to be the largest poultry farmer on that side of the town। अब बेंजी अब लगभग उस कगार पर था कि अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्मर बनने वाला था, सबसे बड़ा मतलब व्यवसायी बनने वाला था मुर्गियों और अंडों का। इन अपीयरेंस ही हैड चेंज्ड टू, अब इस स्थिति में वो कुछ बदल भी गया था। ऑलवेज बिग लिम्ड, हमेशा बड़े बड़े ढीले ढाले अंग। ही हैड नाउ बिकम रादर फैट, अब बेंजी जो था वो मोटा भी हो गया था। हिज आइज वेर स्टिल ए सिंपल ब्लू, उसकी आंखें अभी भी सरल और नीले रंग की थी। एंड सॉफ्ट फेयर हेयर स्टिल ग्रू थिकली ऑन हिज फेस, और वही सारी कुछ वही थी, बस शरीर उसका मोटा ताज़ा हो गया था बेंजी का। बट नाउ, लेकिन अब सेट इन फैट प्लेस, बेंजी जो है अब काफ़ी मोटा ताज़ा हो गया था। द आइज सीम्ड मच स्मॉलर, आंखें बहुत छोटी दिखती थी। दे वेयर नो लॉन्गर द आइज ऑफ ए सिंपल माइंडेड मैन, अब वो आंखें अब ठीक वैसी नहीं रही थी जैसा कि सिंपल माइंडेड मैन का होता है। दे वेयर द आइज ऑफ ए मैन हु इन ए सिंपल वे इज क्वाइट कनिंग, ये आंखें अब उस व्यक्ति की हो गई थी जो सिंपल तो था बट क्वाइट कनिंग था, बिल्कुल धूर्त सा हो गया था। पैरा 37। नोन बट बेंजी, कोई नहीं लेकिन बेंजी। एट दिस टाइम, इस समय, न्यू जाना, हाउ मैनी हेन्स एंड चिकन्स ही पोसेस्ड, कि कितनी मुर्गियां और कितने अंडे उसके पास थे, कितने मुर्गियों और अंडों का मालिक वो हो गया था। नो वन न्यू हाउ मैनी एग्स द कलेक्टिव सिस्टम लॉरीज फेस्ड फ्रॉम हिम एवरी वीक, और कोई नहीं जानता था कि बेंजी का जो पोल्ट्री फॉर्म था उससे कितने अंडे मतलब जो है प्रत्येक सप्ताह में कितने लॉरी अंडे बाहर जाते हैं, लेकिन बेंजी जानता था। नो वन न्यू द अमाउंट ऑफ हिज पासबुक, किसी को नहीं पता था कि बेंजी के पास कितने पैसे हैं। इट वॉज पॉसिबल टू gauge his progress only by the new chicken houses covering his father's former land and by the fact that he now employed people to help him, और इस समय तक बेंजी ने लोगों को रख लिया था, एम्प्लॉय कर लिया था, लोगों को काम पर रख लिया था अपने काम में मदद करने के लिए। पैरा 38 में आएंगे। वन ऑफ दिस पीपुल वाज ए गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस, उनमें से एक लड़की भी थी जिसका नाम फ्लोरेंस था। शी हैड थिक हैवी लेग्स, उसके मोटे और भद्दे पाँव थे, एंड लूज लिम्स, और ढीले ढाले शरीर, एंड अनरिफ्लेक्टिव ग्रे आइज, और मतलब गजब की भूरे रंग की आंखें। दैट मैच्ड बेंजीज इन दियर अपरेंट सिंप्लिसिटी, जो कि बेंजी के सादगी से बिल्कुल मैच करती थी। फ्लोरेंस का जो है बॉडी लैंग्वेज। व्हेन फ्लोरेंस बेंट डाउन टू क्लीन द चिकन हाउसेज, जब फ्लोरेंस बेंट डाउन नीचे झुकी, टू क्लीन द चिकन हाउसेज यानी कि मुर्गियों का जो घर था उसको बहारने के लिए, साफ करने के लिए, which were raised off the ground, Benji could see a gap of bare flesh above her grey stockings or the shadows of deep breasts beneath her smock। तो बेंजी ने जब उसका छवि देखा, किसका, फ्लोरेंस का, वो मतलब मोजे के बाद का जो खाली गैपिंग जो पाव का जो ये पार्ट है वो, या फिर उसका जो है ब्रेस्ट देखा बेंजी, आप समझ रहे हैं,
समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब बेंजी ने सारी चीज़ें देखा तो इन ए लिटिल वाइल, कुछ ही क्षणों के बाद, बेंजी वॉज कैचिंग फ्लोरेंस अबाउट द वेस्ट इन द वार्म डार्क इंक्यूबेटर हाउसेज। तो बेंजी ने क्या किया, फ्लोरेंस को पकड़ लिया वेस्ट से, कमर से, कहाँ, तो उस वार्म गर्म से, डार्क अंधेरे से, इंक्यूबेटर हाउस में। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हैड सम अदर इंटरेस्ट बिसाइड्स हेंस। और पहली बार बेंजी को मुर्गियों के अतिरिक्त किसी दूसरे चीज़ में इंटरेस्ट उसको आया था। पैरा 39, इट बिकेम क्लियर टू हिम दैट हिज फादर एंड मदर डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस। ये बेंजी के लिए क्लियर हो गया था कि बेंजी के पेरेंट्स जो है फ्लोरेंस को लाइक नहीं करते थे। दिस सिंपल, ए सरल सी अनडिस्टिंग्व्ड गर्ल विद अगली लेग्स, एक गजब की लड़की और जिसके पाँव मोटे भद्दे कुरूप से थे, अगली पाँव थे, एंड माउथ, एक मुंह, दैट वुड नॉट कीप शट, जो कभी बंद ही नहीं होते थे। बट बेंजी डिड नॉट नीड ए डिस्टिंग्व्ड इंटेलिजेंट गर्ल। लेकिन हाँ, बेंजी को तो एक मतलब बहुत सुशील, अच्छी सी लड़की या बुद्धिमान लड़की की आवश्यकता थी नहीं। इवन इफ वन वुड हैव लुक्ड एट हिम, यहाँ तक कि इफ वन वुड हैव लुक्ड एट हिम, मतलब कोई उसकी ओर देखता भी तो। ही नीडेड ए वुमेन टू हेल्प विद द हैंड्स, उसे एक ऐसे महिला की जरूरत थी जो मुर्गियों के काम में उसका हाथ बटाए। एंड सून ही वॉज सेइंग दैट ही एंड फ्लोरेंस वुड बी मैरिड, और जल्दी ही वो कह रहा था कि क्या, कि वो और फ्लोरेंस जो है वो क्या करेंगे, मैरिज करने वाले हैं। 40, एज विद द पासबुक एंड द लैंड हिज फादर एंड मदर वेयर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जैसा कि जमीन के साथ हुआ था, खेत भी उनसे छीन गया था ना, पहला तो पासबुक छीन नहीं गया, दे दिया, लेकिन बेंजी ने रिटर्न नहीं किया। दूसरा, उनका अपना जमीन है, बेंजी अपने नाम कर लिया। तो जब दो घटनाएं ऐसी घटी थी, लेकिन तीसरी बात, फ्लोरेंस को एक्सेप्ट करने के लिए उसके पेरेंट्स तैयार नहीं थे, या इस घटना को झेलने के लिए उसके पेरेंट्स तैयार नहीं थे। 41, मैरिड, आरंट यू ऑल राइट एज यू आर। कहते कि मैरिड, विवाह कर लिए, क्या तुम ऑल राइट, सही नहीं हो माइंड से। डोंट यू वांट टाइम टू कंसिडर इट, वेयर आर यू गोइंग टू लिव। पेरेंट्स कहते हैं कि तुम शादी कर लिया, ठीक है, तो रहने कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे। 42, हियर, बेंजी सेड, बेंजी कहता है कि यहीं रहेंगे। 43, एंड दैट ऑटम, और उस ऑटम के सीजन में, एट द एंड ऑफ हिज 40th ईयर, जब उसका 40वां साल समाप्त हो गया था, 41वें साल में पहुंच गया था, बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विद फ्लोरेंस एज हिज वाइफ। बेंजी फ्लोरेंस को लेकर के अपने वाइफ के तौर पे, पत्नी के तौर पे घर में एंट्री किया। 44, वी विल वांट द फ्रंट बेडरूम, बेंजी सेड, बेंजी कहता है कि हमें सामने वाला घर चाहिए, सामने वाला रूम चाहिए। पैरा 45, ऑल देयर लाइव्स हिज फादर एंड मदर हैड स्लेप्ट इन द फ्रंट बेडरूम। इसमें कहा जाता है कि पूरे लाइफ उनके पेरेंट्स जो थे वो फ्रंट वाले बेडरूम में सोते थे। नाउ दे वेकेटेड इट एंड मूव्ड इनटू द बैक। अब उन लोगों ने क्या किया था, वो फ्रंट वाले बेडरूम को उन्होंने खाली कर दिया था और कहाँ चले गए, तो बैक वाले पार्ट में, घर का जो बैक का पार्ट था, पीछे वाला भाग, उसमें चले गए बेंजी के पेरेंट्स। दिस रिमूवल हर्ट देम डीपली। ये जो विस्थापन हुआ, रिमूवल हुआ, उन लोगों को काफ़ी हर्ट किया, काफ़ी व्यथित किया। किनको, तो बेंजी के पेरेंट्स को। बट बिकॉज इट वॉज नाउ बेंजीज हाउस, बट लेकिन यह अब जो था बेंजी का हाउस था, बेंजी का घर था, चूंकि बेंजी ने इसे खरीदा था, इसलिए बिकॉज बेंजी आस्क्ड इट, और चूंकि बेंजी ने ही इस बारे में कहा था, उनको पीछे वाले भाग में जाने के लिए कहा था, दे मूव्ड विदाउट प्रोटेस्ट, तो वे बिना विरोध के मूव्ड हो गए, यानी कि विस्थापित हो गए, यानी घर के फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट में चले गए। एडिंग ए लिटिल मोर टू द लॉन्ग क्रॉनिकल ऑफ सेक्रीफाइस, उन्होंने थोड़ा सा और बलिदान दिया, क्योंकि शुरू से उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था बेंजी के लिए, उन्होंने थोड़ा सा और बलिदान दिया अपने बेटे के लिए। फॉर गिविंग बेंजी, बेंजी को क्षमा करते हुए, बिकॉज, क्योंकि, द सिंपल माइंडेड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड, उनको पता था कि जो सिंपल माइंडेड है उससे कोई एक्सपेक्ट ही ऐसा नहीं थी, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो बेटर हो सकता था या बढ़िया डिसीजन ले सकता था। 46 में आएंगे, बट द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल वाज डिफरेंट, लेकिन उस लड़के की समस्या ही अलग थी, प्रॉब्लम भी अलग थी। इट सीम्ड टू देम, उन लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ दैट की द गर्ल वाज अबाउट टू टेक बेंजी अवे फ्रॉम देम, उनको ऐसा लगा कि जो गर्ल थी फ्लोरेंस, वो बेंजी को उनसे दूर ले जा रही थी। द एयर इन द हाउस बिकेम चार्ज डीपली विद एंटागोनिज्म, घर का जो हवा, यानी कह सकते हैं घर का जो वातावरण था वो पूरी तरह से एंटागोनिज्म यानी कि विरोध से या द्वेष से चार्ज हो गया था, भर गया था, आवेशित हो गया था। द हाउस इटसेल्फ इनविजिबली बट क्लियरली डिवाइडेड, मतलब घर जो था वो अदृश्य रूप से लेकिन स्पष्टतः विभाजित हो गया था।
एंड देन और तब प्रेजेंटली इट बिकेम डिवाइडेड इन एक्चुअली, और फिर हाल फिलहाल में वास्तव में एक्चुअली में क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया, विभाजित हो गया, बंटवारा हो गया। अप टू दैट टाइम, उस समय तक द 4 पीपुल हैड ईटन टुगेदर, जो चारों लोग एक साथ बैठ करके खाना खाते थे। सडनली, अचानक से, बेंजीज मदर डिड नॉट लाइक द वे फ्लोरेंस स्कोर्ड द सस्पेंस, और अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि जो फ्लोरेंस सस्पेंस साफ कर रही थी, मांज रही थी, और उसका बर्तन मांजने का ये तरीका बेंजी की माँ को अच्छा नहीं लगा। आई ऑलवेज स्कोर देम विद सोडा, वो कहती है कि हमने हमेशा उसे क्या किया, सोडा से मांजा, साफ किया बर्तन को। सोडा इज ऑलवेज बिन गुड एनफ फॉर मी एंड ऑलवेज विल, सोडा जो है हमारे लिए हमेशा हम लोगों के लिए अच्छा रहा है, साबित हुआ और अच्छा ही रहेगा। अब हम लोग चलेंगे पैराग्राफ 47 में। When Benji heard of the quarrel, he had a very simple solution. जब बेंजी को झगड़े के बारे में पता चला तो उसके पास एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था, बहुत ही सरल सा उसके पास हल था इसका। That settles it, he said. जिससे कि ये मामला शांत हो सकता था। उसने कहा, क्या कहा कि now you eat in the kitchen and we will eat in the other room. तो उसने कहा कि अब आप लोग खाना किचन में खाएंगे और हम लोग दूसरे रूम में 48 में आएंगे। एंड थ्रू आउट दैट विंटर बेंजी एंड हिज वाइफ लिव्ड इन वन पार्ट ऑफ द हाउस, और उस पूरे विंटर के मौसम में, शरद ऋतु में यानी कि पतझड़ के मौसम में, बेंजी जो है और उसकी वाइफ जो है एक घर के एक पार्ट में रहे, और एंड हिज फादर एंड मदर इन द अदर, उनके मम्मी पापा दूसरे घर के दूसरे पार्ट में। टू द ओल्ड पीपुल द डेज बिगेन नाउ टू सीम वेरी लॉन्ग, और उन वृद्ध लोगों के लिए ये जो दिन था बहुत लंबा सा लगने लगा। एक तो क्या अवस्था उनकी ढल रही थी, और दूसरा जो था उनको लोनलीनेस का सामना, अकेलेपन का सामना करना पड़ रहा था। एंड एज दे लुकड आउट ऑन द लैंड दे कुड सी द रीजन, और जब वे लोग खेत को देखा करते थे तो कारण पता चलता था, रीजन का पता चलता था। रीजन क्या था हम लोग समझते हैं, आगे देखेंगे। वेयर देयर हैड वंस बिन ब्राउन बेयर अर्थ, जहाँ पर एक समय एक मतलब पहले के टाइम में ब्राउन बेयर अर्थ हुआ करती थी, भूरी और नग्न सी खाली सी खेत जमीन हुआ करती थी। रोज ऑफ विंटर बीन्स, कभी कभी विंटर शरद ऋतु में उगने वाले बीन्स की पत्तियां हुआ करती थी। बट नेक्स्ट पैचेज ऑफ व्हीट, या गेहूं के मतलब डंठल या फिर झुलसे हुए गेहूं, या कह सकते हैं कि गेहूं की फसल। देयर वेयर नाउ ओनली बेंजी चिकन हाउस है, जब वहाँ पर केवल बेंजी का जो है चिकन का हाउस था, मुर्गियों को पालने का घर था। द अर्थ वॉज स्टिल देयर, खेत तो अभी भी वही थी, जमीन तो अभी भी वही थी। बट द पर्पस ऑफ इट नो लॉन्गर कंसर्न्ड देम, लेकिन इसका उद्देश्य जो था, पर्पस जो था, वो अब उनका उनसे रिलेटेड नहीं था। उस खेत का उद्देश्य जो था अब क्या हो गया था, बदल गया था, चेंज हो गया था। द प्लाउ हल, द मेयर घोड़ी, द कार्ट गाड़ी, एंड देयर फ्यू टूल्स, और उनके कुछ औजार, फ्यू टूल्स, स्टूड अबाउट इन द यार्ड, वे सबके सब यार्ड में पड़े हुए थे, यानी घर के पीछे वाले जो खाली पार्ट था उसमें, अहाता कह सकते हैं, अहाते में, यार्ड में पड़े हुए थे। बट नाउ इट वॉज ट्रूअर देन एवर दैट विदाउट द अर्थ दे वेर यूजलेस, लेकिन हाँ, एक पहले से कहीं अधिक अब ये सत्य ये था कि बिना खेत के, बिना जमीन के ये सारे टूल्स और घोड़ी ये सब के सब क्या थे, यूजलेस थे, यानी कि बेकार थे, व्यर्थ थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलेंगे 49 में। एज द विंटर वेंट ऑन, जैसे जैसे शरद ऋतु का समय आगे बढ़ता गया, एंड द 4 पीपुल वेयर मोर एंड मोर कन्फाइंड इंडोर्स, और चारों लोग, 4 पीपुल कौन कौन, तो बेंजी के पेरेंट्स और बेंजी हस्बैंड वाइफ दोनों, ये चारों लोग अधिक से अधिक कहाँ रह रहे थे, घरों के अंदर रह रहे थे। द डिवीजन इन द हाउस बिकेम एन एनॉर्मस गैप, घर का जो बंटवारा था एक्चुअली मतलब एक बहुत बड़ा गैप बन गया, बहुत बड़ा मतलब दीवार बन गया था, विभाजन। द टू वुमेन पास्ड ईच अदर ऑन द स्टेयर्स विद ग्लांसेज ऑफ एंटागोनिज्म, दोनों औरतें एक दूसरे से के बगल से गुजरती थी, जब स्टेयर्स से गुजरती थी, सीढ़ियों से गुजरती थी, तो एंटागोनिज्म की भावना होती थी। एंटागोनिज्म का मतलब होता है द्वेष या फिर विरोध, एक दूसरे का को द्वेषपूर्ण नज़रों से देखती थी, विरोधाभास से एक दूसरे को देखती थी। कौन कौन, तो बेंजी की माँ और उनकी उसकी वाइफ। नॉर स्पीकिंग, ना तो बातें करती थी। When Benji's father walked out to preach on Sundays, he walked slowly and brokenly. जब बेंजी के पिताजी संडे के संडे जब प्रीच के लिए जाते थे, उपदेश के लिए जाते थे, तो ऐसा लगता था मानो एकदम बिल्कुल ब्रोकन हो गए हैं, बिल्कुल ही टूट गए हैं, और बहुत ही धीरे धीरे टहलते थे, मतलब उदास तो थे ही, और ऐसा लगा मानो अंदर से वे टूट गए हों।
विद द स्टेप्स ऑफ एन ओल्ड मैन, एकदम बिल्कुल वृद्ध लोगों के जैसा धीरे धीरे कदमों से टहलते हुए जाते थे उपदेश देने। ओनली बेंजी अपीयर्ड नॉट टू बी अपसेट, केवल एक ही व्यक्ति जो अपसेट नहीं दिखता था, उदास नहीं दिखता था, वो कौन था? वो था बेंजी। बेंजी कभी भी अपसेट नहीं दिखा। प्रोक्यूपाइड विद हिज हैंड्स, पहले की तरह वो अपने मुर्गियों के साथ लगा रहता था, अपने बिजनेस में लगा रहता था। इट वॉज एज इफ द इमोशंस ऑफ नॉर्मल पीपुल नेवर पेनिट्रेटेड बियॉन्ड हिज प्लम्प हेयरी फेस एंड द आइज दैट लुक्ड सो हार्मलेस एंड सिंपल स्टिल, और ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मानो कि उसके अंदर इमोशंस की कोई भावनाएं ही नहीं थी, फीलिंग्स कुछ थी ही नहीं, या कह सकते हैं कि नॉर्मल पीपुल का कोई भी क्वालिटी उसमें नहीं था। हम कह सकते हैं जैसे हिज प्लम्प हेयरी फेस, उसके मतलब प्लम्प मतलब मुलायम से, हेयरी फेस जो झगुदार जो बाल थे, जो चेहरा जो था, एंड द आई जो आँखें, दैट लुक्ड जो कि दिखती थी कैसी, सो हार्मलेस एंड सिंपल स्टिल, अभी भी बिल्कुल हार्मलेस दिखती थी, बड़ा ही मासूम दिखती थी, और अभी भी सिंपल बड़ा सरल दिखती थी। मतलब चेहरे से बेंजी खराब नहीं था, लेकिन उसका क्वालिटी खराब था, कह सकते हैं। 50 में आते हैं। बट इन द एंड इट वाज बेंजी हु मेड द डिसीजन, लेकिन अंत में तो बेंजी ही था जिसने डिसीजन लिया, जिसने फैसला किया। डिसीजन क्या था ये समझते हैं। 51 कहता है कि मॉम एंड डैड ही सेड, माँ पिताजी उसने कहा, क्या कहा? इट वुड बी लॉट बेटर इफ यू वेंट समवेयर एल्स टू लिव, ये बहुत ही बढ़िया होगा जब आप कहीं और रहने के लिए चले जाएं। 52 बेंजी दे सेड, उन लोगों ने कहा बेंजी ये तुम क्या कह रहे हो? 53 लॉट बेटर, बहुत बढ़िया होगा। ही सेड, उसने कहा, दिस इज आवर हाउस नाउ, ये घर अब हमारा है। वी वांट इट, इसे हम लोग चाहते हैं, मतलब अपना वापस चाहते हैं अपना घर। आई बॉट द हाउस एंड आई वांट इट नाउ, मैंने घर खरीदा और मैं इसे वापस चाहता हूँ, मतलब आप लोग नहीं रहे यहाँ पर, ये बेटर होगा आप लोगों के लिए भी। 54 बेंजी, फिर से पेरेंट्स कहते हैं बेंजी। 55 आई बॉट इट एंड आई वांट इट, मैंने इसे खरीदा और मैं इसे वापस चाहता हूँ। बेंजी सेड अगेन, बेंजी ने फिर से कहा, पुनः कहा, दोहराया, आई वांट यू टू गो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग चले जाएं। 56 बेंजी वी कांट गो, बेंजी हम लोग नहीं जा सकते। बड़े ही मासूमियत से बोलते हैं पेरेंट्स, कहते हैं कि बेंजी हम लोग नहीं जा सकते। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, वी गोट नाउ वेयर टू गो, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते। वी गोट नो वेयर, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम लोग यहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। 57 यू हैव गोट टू गेट आउट, बेंजी शूटेड, बेंजी जोर से चिल्लाता है, यू हैव गोट टू गेट आउट, आपको बाहर जाना ही होगा, कहीं दूसरी जगह जाना ही होगा। 58 में आएंगे। एज ही शूटेड दे रियलाइज, जैसे ही वो चिल्लाया तो उन लोगों ने महसूस किया, बेंजी के पेरेंट्स ने महसूस किया, रियलाइज किया, मोर फुली देन एट एनी टाइम इन देयर लाइफ्स, उससे कहीं और अधिक उन्होंने अपने लाइफ में जितना बेंजी के प्रति, जो बेंजी ने जितना अपमान किया था, जो उसकी अपमान किया या जो भी कह सकते हैं, बेंजी ने जो भी किया था उससे जितना दिल दुखा था उनका, उससे कहीं अधिक उनका दिल इस बार दुखा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से टूट गया। दैट बेंजी वाज रियली नॉट इन हिज हेड, उनको अब पूरी तरह से एहसास हो गया था कि बेंजी बिल्कुल ही पागल है या इसका माइंड बिल्कुल ही सही नहीं है। हिज सिंपल ब्लू आइज वेर शॉट सडनली विद ए वाइल्ड एक्सप्रेशन, उसकी सरल और नीली आंखें जो थी, सिंपल ब्लू आइज जो थी, वेर शॉट सडनली विद ए वाइल्ड एक्सप्रेशन, बिल्कुल ही अचानक से क्या हो गई? सडनली हिंसक हो गई, वाइल्ड हो गई। ऑफ इंसेन एंगर, बहुत ही इंसेन, एकदम कह सकते हैं पागलपन, सन की या एंगर, क्रोध के कारण। They not only knew that Benji was a simple-minded man who was not fully responsible for his actions. कहता है कि they not only knew that, वे लोग केवल यही नहीं जाने कि बेंजी was a simple-minded man, बेंजी एक simple-minded person था, व्यक्ति था, who was not fully responsible for his actions, जो अपने एक्शंस के लिए, अपने कार्यों के लिए खुद ही बहुत ज़्यादा दोषी नहीं था। उसके पेरेंट्स का अभी भी मानना था कि इसमें बेंजी का कोई कसूर नहीं, इसका माइंड ही ऐसा है, बचपन से ही ऐसा है, तो इसमें बेंजी का कोई कसूर, कोई गलती इसमें उसकी नहीं है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था, स्ट्रक बाई दिस वाइल्ड आइड बस्ट ऑफ एंगर, वे लोग डर से गए थे। किससे? बेंजी की का क्रोध से, बेंजी के गुस्से से वे लोग मानो डर से गए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब डर गए, सहम गए, टूट गए, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अफसोस भी उनको हो रहा था। दे वे आर फ्राइटेंड ऑफ बेंजी टू, वे लोग बेंजी से बहुत ज़्यादा, मतलब बेंजी से खुद तो डरे और बेंजी के लिए भी डर गया कि कहीं गुस्से में कुछ ये इधर उधर का काम ना कर दे या बेंजी अपने आप को कुछ ना कर ले, दोनों के लिए डर गए उसके पेरेंट्स। 59 में आएंगे। ऑल राइट, ठीक है, दे सेड, उन्होंने कहा, वी विल फाइंड समवेयर टू गो, हम लोग मतलब कोई रास्ता निकाल लेंगे कहीं जाने का। 60 में आएंगे।
It was little more than a week later when Benji drove his mother and father down into the town. मतलब यह घटना को बीते हुए मुश्किल से एक सप्ताह या इससे कुछ ही दिन अधिक हुए थे, बेंजी ने क्या किया, अपने पेरेंट्स को ड्रोव यानी कि गाड़ी पे बैठा करके और कहाँ, शहर के बाहर, शहर के निचले हिस्से में लेकर के चला गया। He now had a small Ford van. उसके पास अब एक छोटी सी फोर्ड वैन भी थी, कार भी थी। एंड एज ही ड्रोव द वैन, जैसे ही उसने गाड़ी चलाना शुरू किया, विद हिज मदर एंड फादर, अपने पेरेंट्स के साथ, मदर एंड फादर के साथ, ऑन द ड्राइविंग सीट, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, खुद ही गाड़ी चला रहा था बेंजी। ही शोड नो साइन ऑफ नॉर्मल इमोशन, उसने किसी भी तरह के नॉर्मल, सामान्य से इमोशन का कोई भी संकेत नहीं दिया, सामान्य सी भावना का कोई भी संकेत उसने नहीं दिया था। इट वॉज क्लियर दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अफेक्शन, ये अब क्लियर हो चुका था, पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था कि उसके नज़र में जो है अफेक्शन यानी कि स्नेह या प्रेम का कोई मतलब नहीं था, और बेविल्डरमेंट या मतलब कह सकते हैं कि डर का, या मतलब हम कह सकते हैं बेविल्डरमेंट यानी कि डर का मतलब कोई ये उसके अंदर इमोशन नहीं था, या डिस्पेयर, निराशा का भी कोई उसके अंदर जो था मतलब कोई संकेत नहीं था। ही फेल्ट एंड स्पोक एंड थॉट ओनली इन द सिंपलेस्ट टर्म्स, वो बहुत ही सरल तरीके से सोचता था, थॉट सोचता था, इसके बाद बोलता था और करता भी था, बहुत ही सिंपलेस्ट टर्म में, बहुत ही सरल, मतलब जो बोल दिया तो बोल दिया, इसके आगे क्या होगा, पीछे क्या था, उसको कोई मतलब उससे नहीं था। विद द क्रूएल सिंप्लिसिटी ऑफ ए चाइल्ड, बिल्कुल ही क्रूएल यानी कि क्रूर, सिंप्लिसिटी ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे की जो क्रूर सादगी होती है, ठीक उसी तरह से बेंजी अभी भी बिहेव कर रहा था, जबकि वो 40 ईयर्स प्लस का हो चुका था। 61 में आएंगे। यू विल बी बेटर बाई योर सेल्फ इन लॉजिंग्स, ही सेड, बोला कि आप लोग जब अपने लॉजिंग के साथ, अपने सामान के साथ आराम से अकेले में रहें, मतलब आप दोनों एक साथ रहें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। यू विल बी बेटर बाई योर सेल्फ, आप लोग मतलब एक साथ रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। 62 दे डिड नॉट आंसर, उन लोगों ने मतलब पेरेंट्स ने कोई आंसर, कोई उत्तर नहीं दिया। दे सैट विद फेस मेड कम्प्लीटली इमोबिल बाई ए काइंड ऑफ स्टफिफाइड रिजाइनेशन वेरी नियर टू ग्रीफ, वे लोग बिल्कुल ही मौन थे, शांत थे, चुपचाप थे एकदम से, और ऐसा लग रहा था कि अब वो मतलब ग्रीफ, बहुत ज़्यादा कष्ट में थे, दुख में थे, लग क्या रहा था, रियल में उनको बहुत ज़्यादा कष्ट था ही। दे लिसन्ड साइलेंटली, उन्होंने मतलब मौन पूर्वक, शांत भाव से उन लोगों ने सुना बेंजी की बातों को। नेक्स्ट कहता है एंड बिकॉज फॉर 40 ईयर्स, क्योंकि 40 वर्षों तक दे हैड बिलीव्ड, उन लोगों ने विश्वास किया था क्या, कि बेंजी टू बी नॉट राइट इन हिज हेड, कि बेंजी अपने माइंड से बिल्कुल ही सही नहीं है, उसका माइंड ठीक से काम नहीं करता है। दे मेड अलाउंसेस फॉर द लास्ट टाइम, उन्होंने अंतिम बार भी इसी चीज़ को अलाउ किया कि चलो इसमें बेंजी का कोई गलती नहीं है, उसमें बेंजी का माइंड ही ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लास्ट बार भी उन लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया। 63 डाउन इन द टाउन, शहर के ठीक निचले वाले हिस्से में, द कार स्टॉप्ड, कार रुकी, इन ए स्ट्रीट फील्ड एंटायरली विद हाउसेज, एक गली में जहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो उस गली में बहुत सारे जो है घर थे। बेंजी डिड नॉट गेट आउट द वैन, बेंजी घर से कार से बाहर नहीं आया। हिज फादर्स एंड मदर्स बिलोंगिंग्स हैड ऑलरेडी गॉन ऑन, उनके पेरेंट्स का, उनके माता पिता में जितने भी सामान थे वो पहले ही वहाँ पर पहुँचा दिया गया था। एंड नाउ, और अब, दे एलाइटेड एम्प्टी हैंडेड, वे लोग खाली हाथ थे। एज दे स्टूड ऑन द पेवमेंट बेंजी स्पोक ए फ्यू वर्ड्स, जब वे पेवमेंट पर, पैदल पथ पर उतरे तो बेंजी ने कुछ शब्द कहा। टू देम, उन लोगों को, लुक्ड एट देम, उन लोगों को देखा, विद अनमूव्ड सिंपल आइज एंड देन ड्रोव अवे, और वही अनमूव्ड सिंपल आइज, वही सीधी सादी सी जो नजरें थी उसे बेंजी देखता है, इसके बाद ड्रोव अवे, गाड़ी चला करके वापस चला जाता है। 64 जो कि सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है इस लेसन का। When the van had gone, they stood alone on the pavement, जब गाड़ी जा चुकी थी, बेंजी का कार चला गया, तो वे लोग चुपचाप पेवमेंट पर खड़े थे, पैदल पथ पे खड़े थे। लुकिंग एट द ग्राउंड, जमीन की ओर, भूमि की ओर देख रहे थे। दे स्टूड एज इफ दे हैड अलाइटेड इन ए स्ट्रेंज प्लेस, वे लोग इस तरह से खड़े थे जैसे उन्हें किसी अनजान जगह पर उतार दिया गया हो या अनजान जगह पर खड़े हों। वे आर नॉट श्योर ऑफ देमसेल्व्स, उन्हें पता, अपने आप के बारे में भी पता नहीं था। एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और उनको अभी ये भी पता नहीं चल रहा था कि अब हम यहाँ से क्या करें, मतलब क्या करें, कहाँ जाए, कैसे रहें, ये सारी चीज़ों का आंसर उनके पास, उनके पेरेंट्स, बेंजी के पेरेंट्स के पास कुछ भी आंसर नहीं था। लास्ट पैरा कहता है वंस दे हैड हैड द अर्थ, एक बार एक टाइम था जब उनके पास जमीन हुआ करती थी, खेत हुआ करती थी। नाउ इट वॉज नॉट पॉसिबल टू टेल, अब तो ये कहना ही पॉसिबल नहीं था, कहना ही संभव नहीं था। फ्रॉम दियर डाउनकास्ट एंड साइलेंट फेसेस, अपने उतरे हुए और मौन चेहरे से,
वेदर कि दे ऑल टुगेदर रियलाइज दैट इट टू हैड गॉन। अब उन्होंने कुल मिलाकर के ये महसूस कर लिया था कि अब उनका सब कुछ जा चुका था, उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मार्मिक कहानी आपको कैसी लगी आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल प्रेस करने के बाद ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि मेरे प्रत्येक वीडियोज़ के अपडेट सीधे आप तक पहुँचते रहें। Thanks to watch my video. Please like, share and subscribe my channel.